वेबिनार से जुड़ी कावा की सभी जोनल हेड्स, इस सभागार में उपस्थित श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, रीजनल कावा हेड सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर तथा सीईसी मेंबर्स, ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता विश्वनाथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुब्बाराव एम गवरवरापू, डिप्टी डायरेक्टर आईसीएमआर, डॉक्टर राजा श्रीश्वान एम, एसोसिएट डायरेक्टर आईसीएमआर, वेबएक्स तथा फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी रीजनल कावा हेड्स, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों एवं बच्चों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट व जॉइंट सेक्रेटरी कावा सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर वर्ष 2022-23 के माह अप्रैल 2023 को विषय हेल्थ एवं फिटनेस पे व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है ताकि सीआरपीएफ के कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को इस विषय पे अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके तथा आज कोविड महामारी के दौरान अपने तथा अपने परिवार के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का कैसे बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए, इस विषय पे हम सभी को जानकारी प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पे भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं उपस्थित सभी रीजनल कावा को सूचित करना चाहूंगा कि दिनांक 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली स्थित एसडीजी स्पेशल ड्यूटी ग्रुप बटालियन में कावा द्वारा एक संपूर्ण आउटलेट की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां देश के विभिन्न क्षेत्र में निवासरत सीआरपीएफ परिवार की घरेलू महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को एक ही छत के नीचे आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सीआरपीएफ शॉप संपूर्णा की एक झलक आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जिसकी शुरुआत अभी 19 अप्रैल को हुई है। थैंक यू। इस एडिशनल संपूर्ण आउटलेट में हमारे कई अधिकारियों तथा जवानों की पत्नियों द्वारा स्वनिर्मित प्रोडक्ट्स ये संपूर्ण लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि इसी तरह सीआरपीएफ के अन्य ग्रुप सेंटर्स, आरएएफ बटालियन, कोबरा बटालियन, रीजनल कावा सेंटर्स, वहां रहने वाली हुनरमंद घरेलू महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स इस आउटलेट तक पहुंचाए जाएंगे तथा इस तरीके से एक स्वरोजगार के अवसर भी हम उन्हें मुहैया कर पाएंगे। तो ये उसके लिए एक नई शुरुआत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सूचित करना चाहूंगा कि आज के विषय हेल्थ एवं फिटनेस पर इस माह के दौरान सीआरपीएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों में भी अवेयरनेस एक्टिविटीज एवं लेक्चर सीरीज आयोजित करवाए गए हैं। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है उन क्रियाकलापों की एक झलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आई टी टू काइंडली प्ले द पीपीटी। अलग अलग रीजनल कावा सेंटर्स द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित कराए गए हैं इस महीने। मैं नेक्स्ट प्लीज। रीजनल कावा ग्रुप सेंटर अगरतला, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर बेंगलोर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्वालियर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर काठगोदाम, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर प्रयागराज, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर बिलासपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर संबलपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर नागपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भोपाल, रीजनल कावा आरटीसी पेरिंगोम, रीजनल कावा 99 आरएफ बटालियन हैदराबाद,
Rizal Kawa 100 RAF Battalion Ahmedabad, Rizal Kawa 101 RAF Battalion Prayagraj, 104 RAF Battalion Aligarh, Rizal Kawa 5th Signal Battalion Chandigarh, Rizal Kawa 207 Cobra Battalion West Bengal. धन्यवाद। वक्त जाया न करते हुए अब मैं ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता विश्वनाथ, पत्नी श्री टी विश्वनाथ, कमांडेंट साउदर्न सेक्टर हेडक्वार्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के विषय पे व्याख्यान देने के लिए कार्यक्रम के दोनों मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय इस सभागार एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती गीता विश्वनाथ, ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी। Thank you, Mr. Yoraj. Good morning to everyone. आदरणीय डॉक्टर अजिताथ हुसैन, अध्यक्षा कावा, जोनल हेड कावा, सीईसी मेंबर कावा, रीजनल हेड कावा, वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का मैं गीता विश्वनाथ, पत्नी श्री टी विश्वनाथ, कमांडेंट दक्षिणी सेक्टर, इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर हेल्थ एंड फिटनेस विषय पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में ग्रुप केंद्र रंगारेड्डी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो प्रमुख वक्ता शामिल है। इन्होंने अपने व्यस्ततम दिवस में समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पहले वक्ता है डॉक्टर सुब्बाराव एम गौरवरपु, साइंटिस्ट एफ तथा हेड सीनियर डिप्यूटी डायरेक्टर ICMR NIN हैदराबाद। आपको पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने में समुदाय आधारित दृष्टिकोण में व्यापक अनुभव प्राप्त है। आपका स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य एवं सुरक्षा तथा संचार अनुसंधान में अभिरुचि है। आपके द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में 75 से अधिक लेख लिखे गए हैं, 12 पुस्तक अध्याय प्रकाशित हुए हैं और आपने 3 संपादित पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है। आपने 300 से अधिक पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता विस्तार कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। आप मीडिया और संचार अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय संघ के स्वास्थ्य संचार कार्य समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर राजा श्री स्वर्ण मामिडी, साइंटिस्ट डी तथा असिस्टेंट डायरेक्टर ICMR NIN हैदराबाद। आपको मातृ एवं शिशु पोषण में 1 दशक से अधिक का अनुभव है। आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 25 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। आपने ICMR NIN द्वारा आहार पर कैल्शियम एंड फास्फोरस की औसत आवश्यकताओं के अनुमान में योगदान दिया है। आपने व्हाट इंडिया ईट्स रिपोर्ट एवं ICMR NIN की माई प्लेट फॉर द डे विषय में भी योगदान दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सभी लोग स्वस्थ रहे, यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम सभी व्यस्ततम जीवन शैली की वजह से अपने स्वास्थ्य एवं शरीर को तंदुरुस्त रखने में कम ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में कम आयु में ही कई जटिल और बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हम सभी को संतुलित भोजन के साथ साथ नियमित शारीरिक व्यायाम करने और सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारा रोग रहित शरीर के साथ तनाव मुक्त मन का होना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कठिन कार्य को संपन्न करने में स्वस्थ शरीर ही हमें शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करती है और बीमारियों के खतरे को कम करती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें आज के दौर में अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना कितना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे 2 प्रमुख वक्ताओं या विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए
हम इस आवश्यकता को जानने एवं समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के वक्ता डॉक्टर सुब्बाराव एम गौरवरपु और डॉक्टर राजा श्रीस्वान को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी एवं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आज के विषय पर अपना व्याख्यान देकर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, होप आई एम ऑडिबल। सीआरपीएफ में हमें बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दैट वाज अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन जो आपने किया है। वी डोंट नो वेदर वी डिजर्व दैट और नॉट, लेकिन हमारी हिंदी में भी थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हम साउथ से हैं। जितना हो सके हम हिंदी में बात करेंगे और हिंदी और इंग्लिश मिला के इंग्लिश में बात करेंगे। कहीं और कहीं आपको हमें रोकना है या कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो सही है, आपको रेज हैंड का ऑप्शन होगा, वहां कर सकते हैं। नहीं, आप बाद में 15 मिनट या 20 मिनट का जो डिस्कशन होगा प्रोग्राम के हिसाब से वो करेंगे। हमने प्रेजेंटेशन ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा कि पोषण और स्वास्थ्य के क्या भारत में प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है, पोषण के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मेरे कोलीग करेंगे, और उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज करना है, कैसे हम हमारे खाने के जो हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, उसको कैसे करना है और एक एक फूड का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उस नॉलेज को मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो पहले मेरे स्लाइड आप अगर दिखा पाएंगे तो हमें टॉपिक दिया गया कि हेल्थ एंड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन और फिटनेस दोनों आपको हेल्थ प्रदान करेंगे। जो न्यूट्रिशन है, पोषण के बारे में हम बात करते हैं तो पहली चीज हम देश का जो परिस्थिति है उसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। आप अगर देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब यह है कि जो भी पैदा होता है उसको कितने साल जीने की आशंका है। आप अगर सोचेंगे तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, हमारा जीवन प्रत्याशा करीब करीब 30 साल। इसका मतलब कोई जो पैदा होता है 30-35 साल से जीने की आशंका बहुत कम थी, ज्यादा। तो आप 1990 जब देखेंगे, 1990 इसीलिए मैंने लिया है कि तब से हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया है। हमारा इकोनॉमी को हमने बढ़ावा दिया है, प्राइवेट सेक्टर भी आ चुकी है, बहुत सारा खाना, अलग अलग किस्म के खाने मिल रहे हैं। हम बचपन में आप अगर सोचेंगे तो हमें 2 मिनट नूडल के अलावा फॉरेन फूड कोई पता नहीं था। अब आप सोचेंगे तो आपको हर किस्म के खाने मिलेंगे जो हमारे खाने नहीं है। इटालियन मिलेगा, लेबनीज मिलेगा, जर्मन मिलेगा, सब कुछ खाना मिलेगा, लेकिन इंडियन टेस्ट के हिसाब से मिलेगा। आप अगर देश से बाहर जाएंगे तो आपको पनीर बर्गर नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आपको पनीर अचारी महाराजा बर्गर भी मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पनीर पसंद है, अचारी पसंद है, महाराजा पसंद है। ये सब आपको इंडस्ट्री ऐसा किया कि वो आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से इंडियनाइज किया है उसको। तो ये सब जो चेंजेस हमारे खाने में आ रहे हैं, वो अलग अलग किस्म के खाने हमें मिल रहे हैं। हमारे खाने जो हमारे देश में बनते हैं वो अभी बाहर भी जा रहे हैं। आप अगर ये सब सोचेंगे तो 1990 के बाद ये बहुत ज्यादा हुआ है। उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशन ट्रांजिशन भी हुआ है, तो इसलिए मैंने 1990 लिया है। 1990 तक हमारे जीवन प्रत्याशा था करीब करीब 60 साल। वही आप 25 साल के बाद आप अगर, या 26 साल के बाद आप अगर 2016 में देखेंगे तो बढ़ के वो 70 ईयर्स हो गया है। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा जो भी पैदा होता है 70 ईयर्स तक जीने की आशंका है। सिर्फ जीने की नहीं है, जो जीता है वो स्वास्थ्य से जीना है और बिना कोई बीमारी के जीना है, वो बहुत महत्व रखता है। तो इसीलिए बात अब 2020 में आप अगर देखेंगे वो बढ़ के और 72% हो गया है, हम 72 ईयर्स हो गया है। तो नेक्स्ट, आप यही टाइम फ्रेम में आप अगर देखेंगे 1990 और 2016 में, आप लाल वाली पोर्शन इधर देखिए। 1990 से पहले डिसेबिलिटी एक्ट जैसे लाइफ में ज्यादातर हमें इम्पैक्ट करते थे, हमारे एबिलिटी को इम्पैक्ट करते थे,
या हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करते थे, जो डेथ कॉज करते थे, वो आप अगर देखेंगे तो कम्युनिकेबल डिसीजेस के मतलब जो एक से दूसरे को जो व्यापक होते हैं ऐसे डिसीजेस है, लाइक जैसे कि मलेरिया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ये सब थे। लेकिन आप अगर 2016 की ग्राफ, जो इस तरफ वाली ग्राफ देखेंगे तो ब्लू ज्यादा बढ़ गया है। ब्लू का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो असंक्रमित व्याधि जो है वो है, उसका मतलब है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक से एक को नहीं जाता है, लेकिन खुद में आपके ये डिसीजेस होते हैं, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। जैसे कि हार्ट डिसीजेस है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, ये सब बढ़ गए। तो जिस रोग से ज्यादा लोग डिसेबिलिटी पा रहे हैं या जिसका मृत्यु हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो 1990 से 2016 तक 25 साल में पूरे पूरे बदल के आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे आ गए हम लोग। इसका कारण है हमारे जीवन शैली एक है, दूसरी है हम जो खाना, जिस किस्म के खाना हम खाते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आप अगर पोषण के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स में देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इस देश से कम है, उस देश से, पड़ोसी देशों से भी कम है, ये सब देखते हैं। आपको पोषण का मतलब आप अगर देखेंगे तो भारत के बारे में कोई बाहर से पोषण का सोचेगा तो सब लोग सोचेंगे कुपोषण से पीड़ित है लोग, बच्चे पूरे सूखे हुए बच्चे हैं, कोई खाना नहीं मिल रहा है, कुपोषण ज्यादा है। लेकिन आप अगर स्टडीज या लेटेस्ट डेटा जो देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि केवल इस तरफ वाली जो चीज है, जो सिंगल बर्डन है, वो नहीं है। हमारे लोग में जो रूरल एरियाज में है, जो विलेजेस में है, या जो स्लम्स में है, जो जिसका इकोनॉमिक कैपेसिटी बहुत कम है, उनमें भी आप आजकल डायबिटीज देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, या मोटापा देखते हैं, ये सब सारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे स्टडीज ये दिखा रहे हैं कि आपको विलेजेस और जो लो इनकम ग्रुप्स है, उनमें भी जिनमें पहले 10-15 साल पहले कुपोषण का प्रॉब्लम था, अब मोटापा और डायबिटीज और हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप अगर देखेंगे सिंगल बर्डन बढ़ के डबल बर्डन हो गया है। लेकिन जो कुपोषित है, जो बहुत कम पोषण है, जिसमें मोटापा भी है, जिसमें डायबिटीज भी है, जिसमें हाइपरटेंशन भी है, और आजकल इंडिया का ये सिनारियो है कि आपको मोटापा होने की जरूरत नहीं है। पहले पहले ये सोचते थे कि ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये है बहुत जो पैसे वाले हैं उनके उनके स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स है, जो कम पैसे कमाते हैं या विलेजेस में रहते हैं, उनको नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे इंडियंस में, जो इंडियन पैराडॉक्स जो बोलते हैं, एशियन पैराडॉक्स, जिसमें हमारा बॉडी वेट दिखने में नॉर्मल है, लेकिन हमें भी जो पहले मोटापे में होते थे, ये सारे व्याधि अभी हो रहे हैं कि आपको हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, आपके बीएमआई के हिसाब से या वेट के हिसाब से आप परफेक्ट रहेंगे, लेकिन आप में फैट का चर्बी ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ आप डायबिटीज भी होता है, और हाइपरटेंशन भी होता है, हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों लोगों में आप अगर देखेंगे तो सूक्ष्म पोषण जो बोलते हैं कि विटामिन और मिनरल्स, आप सबको पता है विटामिन क्या क्या विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और बहुत ज्यादा लोग ये भी सोचते हैं विटामिन एम का भी बहुत जरूरी है। विटामिन एम जानते हैं आप सब लोग? विटामिन एम कहीं बुक में नहीं आया है, विटामिन एम ज्यादातर एटीएम से मिलता है, विटामिन एम मनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अच्छा पोषण मिलने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के मिलने के लिए बहुत ज्यादा विटामिन एम की जरूरी है, लेकिन वो नहीं है। वो सिर्फ आप इंटेलिजेंस से, आप विजडम से, आप अगर आपके खाद्य आप सोचेंगे और चुनेंगे तो ये सारे पोषण आपको मिल सकते हैं। अब मेरे कलीग आपको बाद में बताएंगे क्या क्या खाने में क्या पोषण मिलता है। और नेक्स्ट प्लीज। सो इसको हम ट्रिपल बर्डन बोलते हैं। आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों में भी 5, 6, 9 साल, 10 से 19 साल के बच्चों में भी आप अगर देखेंगे लेटेस्ट स्टडीज में, आपको हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर कहते हैं हम लोग, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही आपको अच्छी फैट जो है उसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो उसकी ज्यादा रहना है, उसको कम रहना है। और अच्छी जो है वो एचडीएल है, वो बुरी जो है एलडीएल है। अच्छी वाली ज्यादा रहना है एचडीएल, लेकिन लो एचडीएल है, हाई एलडीएल है। तो ये इसके आपको जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते लोगों को हार्ट डिसीजेस होने की बहुत बहुत आशंका होती है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल आप अगर देखेंगे, डायबिटीज देखेंगे, ये भी 10 से 20 या 25% बच्चों में भी आजकल आप देख रहे हैं। तो ये बहुत
कंसर्निंग चीज है। और जाते जाते आप मानिए आप 10-15 साल के बच्चे अभी से डायबिटीज से पीड़ित है या हाइपरटेंशन से पीड़ित है, जाके वो 40 साल 50 साल में हमका प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा। हम कल ही हाल ही में आप न्यूज में देखे हैं, चाइना को भी हम ओवरटेक करके पॉपुलेशन में हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हमारा ये भी कैपिटल है कि पॉपुलेशन में 20% या 25% से ज्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिसका मतलब है जो 15 साल से लेके 50 साल या 60 साल तक है, वो बहुत काम करते हैं और सारे फैमिली का अर्निंग वो करते हैं। अगर मानिए यही लोग बढ़ के आप अगर 20-25 साल बाद डायबिटीज से और हाइपरटेंशन से पीड़ित है, तो ये लोग क्या अर्न कर पाएंगे, देश का कैपिटल जो है वो कैसा हो पाएगा। तो ये एक कंसर्निंग चीज है। नेक्स्ट है, तो ऐसे ही आप अगर देखेंगे न्यूट्रिशन स्टेटस एडल्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। और बीएमआई जिसको बोलते हैं वेट और हाइट का हिसाब से जो लेते हैं वो उसमें आप देखते हैं मोटापा ज्यादा है, ओवरवेट ज्यादा है और हाइपरटेंशन ज्यादा है। आप महिलाओं में भी ऐसा है और पुरुषों में भी ऐसा है। नेक्स्ट, आप अगर ये मैप देखेंगे जहां जहां लाल है वो डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं में मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप 2016 में देखिए येलो ज्यादा है और लाल कम है। आप 2021 में सिर्फ 5 साल में आप अगर देखेंगे तो मोटापा और डायबिटीज और हाइपरटेंशन महिलाओं में इतना बढ़ गया। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखिए लाल हो गए, जो पहले येलो रंग में थे या ऑरेंज में थे, आप बढ़ते बढ़ते जैसा 5 साल में इतना सारा बढ़ गया है। तो अब सारा इंडिया देखेंगे तो ज्यादातर इंडिया आपको रेड में दिख रहा है। इसका मतलब है बहुत सारे 30 या 25% लेडीज में ओवरवेट ओबेसिटी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, तो ये क्यों हो रहा है? हमारे खाने में अलग अलग किस्म के खाने रहना चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं ये फूड ग्रुप्स है, जैसे अनाज है, जैसे कि लेग्यूम नट्स, जैसे दाल है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स दूध वाले प्रोडक्ट्स है, जैसे मीट फ्रेश फूड्स मीट फिश है, जैसे एग्स है। ये अलग अलग किस्म में अलग अलग खाने में आपको अलग अलग किस्म के पोषक तत्व मिलते हैं। कोई एक खाने में सब कुछ नहीं रहता है। तो आप अगर ये डाइवर्सिटी नहीं है खाने में, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि आपको सारे पोषक मिलने के लिए। तो ये देखेंगे इसके हिसाब से जो हमने रिकमेंड किया है एनआईएन से, और जैसे लोग खा रहे हैं आप अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत कम है। जितने लोग बच्चे में देखिए, अंडे खाने वाले बच्चे ये सर्वे से पहले सिर्फ 16%, 15 पिछले एक हफ्ते में जितने लोग अंडे खाए उसको पूछे है, सिर्फ 16% लोग खाए। सिर्फ 20% ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। और तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप अगर ये देखेंगे तो डाइट डाइवर्सिटी मेन और पुरुष और महिलाओं में देखेंगे, ये लाल वाली जो बार है वो रिकमेंडेशन है, और जो पिंक वाली है वो सॉरी वो लाल वाला जो है वो कार्य है और पिंक वाला जो है रिकमेंडेशन है। मानिए अनाजों का हम 400 ग्राम का रिकमेंडेशन दिए, लोग अनाज ही अनाज खा रहे, और दाल का रिकमेंडेशन 60 ग्राम दिए है, आधा से कम खा रहे हैं। और जीएलवी जिसका मतलब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जी, आप अगर 100 ग्राम हम खाने की बोल रहे हैं तो लोग 18 ग्राम से ज्यादा नहीं खा रहे। तो ये डाइवर्सिटी आपको जब नहीं मिलती है, सारे पोषक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आज इंडिया का सिनेरियो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ से मेरे कोलीग श्रीश्वान आपको बोलेंगे कौन कौन से पोषक है और पोषण कैसे है, और उसके बाद में मैं उसका प्रैक्टिकल यूसेज कैसे कर सकते हैं मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। तो अब हम बात करेंगे कि संतुलित आहार, जो अभी डॉक्टर सुब्बाराव ने बात की कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए उनका सॉल्यूशन क्या है। उनको बहुत माल न्यूट्रिशन जैसे अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, दोनों को हम कैसे उनको ठीक तरह से हम वो मिटा सकते हैं, वो हम संतुलित आहार से ही कर सकते हैं। ये संतुलित आहार क्या होता है ये आप पहले जानना पड़ेगा। संतुलित आहार ये होता है कि वो संपूर्ण और वैविध्य खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हमको ये गुड इम्यून सिस्टम बोलते हो, इनको रोग निरोधक शक्ति हमको देती है। तो ये 3 तरह की रहती है, हमको 3 विभाजन कर सकते हैं बैलेंस डाइट को। पहली जो होता है पहला जो होता है एनर्जी रिच फूड्स। एनर्जी रिच फूड तो जो शक्ति देती है वो हमको एनर्जी रिच फूड बोलते हैं, जैसे सीरियल्स एंड मिल्क।
इसको जैसे हमारा अनाज बोलते रोटी या चावल, तो ये सीरियल्स एंड मिलेट, इससे हमको शक्ति मिलता है। जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं वो सीरियल्स एंड मिलेट्स रहते हैं। तो ये जो अनाज है, ये रोटी और ये जो चावल है जो ज्यादा खाते हैं उसको हमको शक्ति मिलती है। फिर इसी में और एक भी है, ये तेल या वसा, फैट्स एंड ऑयल्स को हम वसा या तेल बोलते हैं। इससे भी हमको 2 गुना से ज्यादा शक्ति मिलता है जो हम सीरियल से मिलता है, क्योंकि तेल में एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, जो शक्ति है वो ज्यादा रहती है। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 9 किलो कैलोरीज होते हैं। इसका मतलब जैसे हम वजन ग्राम या किलो में बोलते हैं, शक्ति को हम किलो कैलोरीज में बोलते हैं। तो जो फैट्स एंड ऑयल्स में जो शक्ति रहती है वो 2 गुना ज्यादा रहती है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको 4 किलो कैलोरीज रहते हैं, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स में 9 किलो कैलोरीज रहते हैं। तो उसलिए हम तेल से ज्यादा शक्ति हम पा सकते हैं। उसलिए जो बच्चे माल न्यूट्रिशन है, हम सब बोलते हैं कि जो एक टीस्पून उसमें तेल डाल दो कि उनका शक्ति बढ़ती है। मगर वही शक्ति अगर हम 18 से के ऊपर ले तो वो हमारा वजन बढ़ने के आवश्यकता है, और वजन से हमारा बीपी, शुगर और अनेक प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो तेल बच्चे में अच्छा रहता है, और 18 के ऊपर महिला या पुरुष में वो थोड़ा कम खाना है। और भी है शुगर्स, चक्कर, ये शुगर जो बोलते हैं फ्री शुगर्स बोलते हैं, ये सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है और कुछ भी नहीं रहते हैं। तो हम पूरे के पूरे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट 10% से ज्यादा नहीं खाना है, जो हम पूरा किलो कैलोरीज में देते हैं उससे ज्यादा नहीं खाना के, इसको फ्री शुगर्स बोलते हैं। जैसे टी में चीनी डालते हैं या गुड़, इसको शुगर्स बोलते हैं। ये तीनों भी बच्चे के लिए अच्छे हैं, मगर बच्चे को शुगर भी अच्छे नहीं है। ये तीनों बच्चे के लिए एनर्जी ज्यादा देते हैं। तो जो ज्यादा काम करते हैं, जैसे मिलिट्री जो अभी सीआरपीएफ जवान में, अभी उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, तो जरूर आपके लिए यूजफुल है। मगर घर में जो रहते हैं, औरत रहते हैं, जो जो घर में हम उतना काम नहीं करते, उसको थोड़ा कम कम मात्रा में खाना है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसका हमारा मास, जैसे बच्चे बड़ा होने के लिए हमको प्रोटीन्स चाहिए, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमको प्रोटीन्स देती है। इसको बच्चे बढ़ना है या हमारा मजल, जैसे हमारा मजल, जैसे हमारा ताकत बढ़ना है, तो इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। इसका पहला एक उद्देश्य है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। जैसे सुब्बाराव सर ने बोला है कि ये दाल जो सब खाने, तूर दाल, जो भी दाल है, इसको हमारे पूर मैंस प्रोटीन बोलते हैं, जो क्योंकि ये बहुत सस्ते में मिलता है, तो इसको प्रोटीन रिच फूड्स फॉर पूर मैन फूड बोलते हैं। और अंडे, एग्स भी हमारा कंप्लीट प्रोटीन है। सबसे जो भी हम खाएंगे प्रोटीन पूरा एग से हमको पूरा मिलेगा। तो इसलिए हम पूरा बोलते हैं कि एग्स जरूर ले। इवन तो हमारा भारत में ज्यादातर शाकाहारी है, मगर एग्स लेने से हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलते हैं, बल्कि हम गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि एग से हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। दूसरा है मांस, फ्लैश फूड्स, इसी से भी हमारा प्रोटीन मिलता है। मांस तरह तरह के रहते हैं, मैं बात करूंगा क्या है। और दूध शाकाहारी के लिए सबसे अच्छी प्रोटीन मिलती है। जो एग्स, मांस नहीं खाते, हमको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमको प्रोटीन मिलता है। तो और नेक्स्ट तीसरी है प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ाती है, उसको हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। इसको हम कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोलते हैं, जैसे सब्जी और फल, वो जैसे पीला रंग, हले लाल रंग, ग्रीन सब, हर कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, ये अच्छी है। नेक्स्ट, तो इसी के हिसाब से ये हम एक माई प्लेट फॉर द डे बनाए थे। डॉक्टर सुब्बाराव उसके बारे में और जानकारी देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये माई प्लेट का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो खाने का, जैसे सीरियल्स एंड मिलेट्स कितना खाना है, पल्सेस कितना खाना है। अगर ये देखो तो हम रोज राइस और रोटी 240 ग्राम से नहीं खाना। अगर 2000 किलो कैलोरी एक आदमी ले रहे, तो 2 से 40 से ज्यादा सीरियल्स एंड मिलेट्स नहीं लेने का। और पल्सेस 90 ग्राम लेना है रोज। इसमें आता है मांस भी आता है और अंडे भी आता है। तो सब वेजिटेरियंस अगर है तो पल्सेस ही आता है। और दूसरा आइटम है दूध। रोज हम 300 ml दूध लेना पड़ेगा, इससे हमको कैल्शियम मिलता है। बच्चे के लिए, सबके लिए कैल्शियम भी मिलता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 500 से 500 ग्राम है दोनों मिलाकर। अगर देखिए तो, अगर सब्जी देखिए तो 350 है, और फल देखिए तो 150 है।
और नट्स एंड ऑयल सीड्स बोलते जो फलियां जो है वो रोज 30 ग्राम लेना पड़ेगा, और तेल 30 ml, इसका मतलब 30 ml बोलते 30 ml एक एक आदमी के लिए हर महीना एक पैकेट लेना पड़ेगा। तो ये हिसाब से हम माई प्लेट बनाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये माई प्लेट जो है हम आदमी 18 के ऊपर बनाए थे, और अभी ग्लोबली जैसे हमारा सबसे शाकाहारी जो जो ये हमारा जो है पूरा प्योरली वेजिटेरियन डाइट है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे है। हमारे से लेकर हम दुनिया में ईट लैंडसेट भी एक बनाए कि हम हमारा जो खाना है वो एनवायरनमेंट के ऊपर, धरती के ऊपर जो प्राण है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। तो उसके लिए प्लांट बेस्ड फूड्स जो शाकाहारी हम इंकरेज करेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो वो एनिमल प्रोडक्शन का जो ग्लोबल वार्मिंग रहता है वो कम होता है। तो हम हेल्दी ग्लोबल डाइट जो आप उसको बोलते हैं वन हेल्थ, इसका ये साल का जो G20 का वन हेल्थ का एस्पेक्ट है, जो हमारा भी नहीं और एनवायरनमेंट का भी देखभाल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसी के साथ ईट लैंड से भी बनाए कि कैसे खाना है जो हमारा माई प्लेट से करीब सिमिलर है। थोड़ा उसमें और जैसे उनका फॉरेन में जो अगर आप मास्क का कितना X2 पर वीक उन्होंने रिकमेंड किए, नट्स 50 ग्राम्स रिकमेंड किए। आप नीचे देखो तो आपको सैचुरेटेड फैट वो क्या है मैं फिर वो भी रिकमेंड किए। तो हम ये विस्तार से बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हम जो कार्य थे अभी सुब्बाराव सर ने बात की, मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा, बट ये बताऊंगा कि हम जो कार्य है वो ज्यादातर अनाज ही ज्यादा खाते हैं और दूसरा कम खाते हैं, इसलिए हमारा डाइट उतना वैविध्य नहीं है हमारा, बिकॉज गरीबी हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए हम ज्यादातर सीरियल्स खाते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये रूरल इंडिया में भी ऐसे ही है और भी बुरा है। देखिए 400 ग्राम हम सिर्फ अनाज से ही खाते हैं, तो इसका मतलब ज्यादा कैलोरीज हमको सिर्फ राइस और रोटी और चावल से मिलता है, और दूसरा जो प्रोडक्टिव फूड से जो बॉडी बिल्डिंग फूड से वो बहुत कम है। इसलिए हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हमारा गरीबी से ये प्रॉब्लम ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी विस्तार से बात करें तो एनर्जी रिच फूड्स, अभी पहले बात करें तो जो जिसको शक्ति मिलता है वो हम मॉडरेशन, इसका मतलब अब मिलिट्री है, आप रोज आप ज्यादातर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप थोड़ा ज्यादा ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप ज्यादातर बिल्डिंग में रहते हो या घर में रहते हो, ऑफिस पे काम करते हो, तो उनको मॉडरेशन पे ही लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये एक रिकमेंडेशन है। तो इसमें हम बोलते हैं कि अनाज में तरह तरह के रहते हैं, जैसे अगर आप रोटी देखेंगे और मैदा देखो तो वीट और मैदा, इसमें दो वीट्स में आपको ज्यादा फाइबर मिलता है और अनेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो इसको हम होल ग्रेन बोलते हैं। ये बाजरा जो अनाज जो छोटे अनाज बोलते हैं जैसे बाजरा रागी, इसको सब होल ग्रेन्स बोलते हैं। इसको हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आधा तक आधा यही लेना पड़ेगा। अगर जैसे हम तेलंगाना में जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोग ज्यादातर राइस ले लेंगे, चावल ले लेंगे, तो उसमें वो रिफाइंड है, इसका मतलब फाइबर बहुत कम है। तो ये फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा अंदर का जो गट माइक्रोबाइट है, जो पेट का जो वो हेल्दी कीड़े रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी में आप एनर्जी रिच फूड्स में देखेंगे तो वैविध्य तरह के ऑयल लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोग हम क्या करेंगे, सनफ्लावर ऑयल ही ले लेंगे, क्योंकि पहले बोलते थे कि सनफ्लावर ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है, मगर अभी ये मालूम पड़ रहा है कि ऑयल तरह तरह की ऑयल लेना पड़ेगा, जैसे ऑयल्स विथ मूफा, जैसे राइस ब्राइन ऑयल, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये जो है ये ऑयल्स लेना पड़े, इससे हमको हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल्स इसको बोलते हैं जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो पानी जैसा है। अगर कोई ऑयल ले लो और वो यही टेम्परेचर पे खड़ा करो तो उसको लिक्विड बोलते हैं, तो ऑयल्स बोलते हैं। अगर वो सॉलिड है जैसे बटर और चीज, उसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं। जो भी ये टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं, वो हमको अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, जैसे घी, चीज, बटर। ये सब थोड़ा हमारा हार्ट के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट में हमारा ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में थोड़ा ब्लॉक्स थोड़ा ज्यादा होगा ये लेने से। तो ये सबसे डेंजर है, तो ये सबसे कम खाना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये फाइबर का स्लाइड्स ठीक तरह से नहीं देख रहा है, बट ये बोल रहा हूँ कि अगर वीट, अगर फाइबर का देख रहे हो तो सबसे फाइबर हमको मिलता है वीट। अगर राइस पे तो बॉटम सबसे कम है, और मैदा भी फाइबर बहुत कम रहता है।
और देखो आप बाजरा और रागी में फाइबर ज्यादा है, जैसे सोयाबीन, दाल, पीस में भी फाइबर ज्यादा रहता है। तो ये फाइबर तो अगर फाइबर लेने से हमारा हेल्थ में जो शुगर, जो बॉडी में शुगर का ग्लूकोज अपलोड होता है वो हल्लू होता है और हमारा शुगर आने की आवश्यकता बहुत कम रहती है। इसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम प्रोटीन रिच फूड्स देखेंगे तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन रिच फूड्स कैसे लेना है। हम जो भी लेंगे वो पूरमैन्स फूड, जो दाल है वो प्रोटीन रिच फूड है, वो हम अनाज से मिलकर लेना है कभी भी। जैसा हम इडली बनाते हैं, इडली में वो सीरियल भी रहता है और पल्स भी रहता है, डोसा में भी सीरियल भी रहता है और पल्स भी रहता है। ये हमारा जनरेशन से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों लेने से हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन जो रहता है वो बढ़ता है। मैं क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोटीन्स जो बनता है उसमें अमीनो एसिड से बना होती है। ये अमीनो एसिड्स सीरियल्स में एक लाइसिन बोल के एक अमीनो एसिड बहुत कम रहते हैं। प्रोटीन में मिथियोनिन बोल के एक अमीनो एसिड रहती है, वो कम रहती है। तो दोनों हम मिलकर खाए तो ये दोनों हमारा प्रोटीन का क्वालिटी बढ़ती है। पल्सेस में हमको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मिलता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के सीआरपीएफ जवान हो, वहाँ पल्सेस बहुत कम का आती है, मगर आपको ये मालूम होना कि पल्सेस से हमको थायमिन, रिबोफ्लाविन भी मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अब डॉक्टर सुब्बाराव विस्तार से बात करेंगे। पल्सेस ये प्रोटीन रिच फूड्स इसलिए हम गवर्नमेंट प्रोग्राम में डाल दिया कि वो ड्राई रेशन है। इसका मतलब आप 1 महीना 2 महीना भी आप बाहर भी रखो, वो आपको पेरिशेबल नहीं होते हैं, वो खराब नहीं होते। जैसे आप अगर मांस अंडा ज्यादा दिन बाहर लगाए तो वो खराब होता है, फ्रिज में रखना पड़ेगा। मगर ये ऐसा नहीं है कि बाहर भी लगाओ तो अच्छा है। तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम में ज्यादातर हम पल्सेस रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी पल्सेस का भी हो गया। नेक्स्ट फैट। अगर दूध लेना है तो लो फैट मिल्क लेना है आपको। 3% फैट या 1% फैट मिलता है, क्योंकि इसे फैट निकल कर फिर सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। तो हम लो फैट मिल्क रिकमेंड करेंगे जो 18 के ऊपर अडल्ट को, क्योंकि इससे हमको एनर्जी कम मिलता है और प्रोटीन और कैल्शियम ज्यादा मिलता है और सेहत के लिए अच्छा है। जब भी हम मांस के बारे में बात करेंगे तो जैसे रेड मीट ये होता है कि ये मेमेलियन मीट है, जैसे जिसको हम वो एनिमल्स दूध देती है, जैसे गोट, जैसे बीफ, जैसे काव, ये सबको मैमल्स बोलते हैं। ये खाने से हमारा सेहत के लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि इससे हमको सैचुरेटेड फैट मिलता है। तो हम इससे लीन मीट, जैसे चिकन एक बर्ड है, वो मैमल नहीं है। तो ये पोल्ट्री और फिश लेने से हम अगर अगर जो मांसाहारी है जो लोग हैं, अगर वो खा रहे तो फिश और लीन मीट ज्यादा खाना है और रेड मीट कम खाना है, जैसे मटन, बीफ, पोर्क, ये कम खाना है। क्योंकि स्टडीज बहुत बड़े बड़े स्टडीज कर रहे थे, इसमें ये दिखावत देखी कि वेजिटेरियन जो शाकाहारी रहते हैं उसका उसका उम्र ज्यादा बढ़ती, मोर्टालिटी रिस्क बहुत कम है। जो ऑमनिवोर जैसे मांसाहारी लेते हैं उससे वेजिटेरियन डाइट अच्छा है। और उससे अगर वो वेजिटेरियन डाइट फिश खाएंगे तो और भी उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। जैसे उसको पेस्किटेरियन डाइट बोलते हैं, जो मछली खाएंगे उसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा। जैसे जापान लोग 90 साल उनको हेल्दी रहते, और थोड़ा ग्रीनलैंड के लोग 90 साल हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उनका हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कम होगा, उसलिए उनका ज्यादा उनका उम्र रहता है। और एग्स हम इसलिए रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसपे प्रोटीन भी नहीं है, सब तरह की न्यूट्रिएंट्स भी है और अफोर्डेबल है। क्योंकि एक अगर हम बाहर जाएंगे एक एग लेंगे तो उसका करियर प्रोटीन, अगर पल्स के बारे में, एग इज ए कंप्लीट प्रोटीन है और कंप्लीट प्रोटीन में ये सबसे हमको सस्ते में मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कोविड आया था, आपको मालूम है सबको। अभी कोविड फिर 4th 4th 14th वेव आता है कि नहीं आता, पर सबको वैक्सीनेशन भी ले। पर इसका डर था कि तेलंगाना में वो अगर मांस और मछली का अंडे खाएंगे तो कोविड आ सकता है। ऐसा कुछ एविडेंस नहीं। कोविड सिर्फ हमारा ड्रॉपलेट्स, जो एयर का ड्रॉपलेट्स है, उससे ही हमको कोविड आएगा। तो हम मास्क पहनने से कोविड नहीं आएगा, अंडा और चिकन खाने से कोविड तो नहीं आएगा। तो ये हमारा सोचन है कि दिस इज नॉट डेंजरस टू अंडा और मांस खाने से हमको कोविड-19 इन्फेक्शन आने के लिए बढ़ सकता नहीं, और उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ सकता है। गुड क्वालिटी प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको सिक हो, जब भी आपको बहुत इन्फेक्शन कम हो, हम चलो गुड क्वालिटी प्रोटीन लेने से हमारा आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आपका रिकवरी भी जल्दी होगा। मगर आप ये ध्यान में रखना कि उसको क्लीनिंग अच्छा करना है, क्योंकि फ्लेश फूड्स इजीली कंटेमिनेट हो सकता है। तो हेल्दी क्लीन फूड ही हम बाहर नहीं खाना है, घर आके अच्छा पका कर ही खाना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो तीसरा जो अभी बात करूँ, ये प्रोटेक्टिव फूड्स।
हम इसको प्रोटेक्टिव फूड्स हमको जैसे एनर्जी और शक्ति जो देता है हम बहुत मॉडरेशन में बोलते हैं, जैसे प्रोटीन रिच फूड्स एडिक्वेटली बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हम बोलते हैं लिबरली, जिसमें जितना भी खा सकते हो उतना अच्छा है। हम 500 ग्राम रिकमेंड कर रहे हैं, मगर आप देखिए भारत में सिर्फ 200 ग्राम ही खाएंगे ये। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे सब्जी और फल थोड़ा ज्यादा लेने से हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, हर एक की विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है। तो उसमें हम अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर अगर लेंगे तो उसपे हरे पत्तेदार जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं, ये हमको 3 तरह की इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम, अगर सुबह सुबह बोलेंगे कि ये 4 पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि बहुत का सब ज्यादा तक पॉपुलेशन में ये विटामिन ए डेफिशिएंसी रहती है, आयरन से एनीमिया आती है, कैल्शियम से हमारा बोन डेंसिटी वीक होता है। सो ये सब हरे पत्तेदार में मिलती है, और ये खाने से हमको ये न्यूट्रिएंट्स हमको लब्ध होते हैं। और नेक्स्ट है येलो कलर्ड फ्रूट्स, पीला रंग की, जैसे गाजर, पपीता, आम, संतरा, लेमन, ये सब भी विटामिन सी का फूड रिच फूड है। अगर हम जो भी खा रहे हैं, अगर एग्जांपल जो विटामिन सी अगर हम जो खाने फूड में ऐड करेंगे तो उसको मिलाएंगे तो हमारे आयरन का भी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम अगर किसी को खून कम है, आप ये रिकमेंड कर सकते हैं कि विटामिन सी आपका जो लेमन रहती है वो खाने से पहले वो विटामिन सी उनका आपका फूड पे डालकर, खाने में डालकर आप उनको खिलाकर उनका आयरन अब्जॉर्प्शन 2-3-5 गुना भी बढ़ सकती है। तो ये बहुत पावरफुल विटामिन है हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर कितना खाना है ये मैं थोड़ा विस्तार से बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबको मालूम रहता है कि हम बोलते हैं कि हाथ दिखाना है बस, कितना खाना है। फल और सब्जी 5, मेरा जो 5 का है, 5 का जो फिंगर्स है, 5 फिंगर्स वो दिखाना है। 5 रोज 5 बार ये फल और सब्जी खाना है। एक सर्विंग रहता है कि 80 से 100 ग्राम रहती है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे अगर छोटा मीडियम साइज फ्रूट ले लेंगे, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये एक लेना पड़ेगा, इसको 1 सर्विंग बोलते हैं। जैसे हरे पत्तेदार अभी घर में जाएंगे हम उस चॉप करेंगे, जैसे उनको टुकड़े करके उनको एक 250 ml कप में लेंगे, वो हाफ तक, आधा अगर फिल होगा पूरा फिल होगा वो एक सर्विंग बोलेंगे। इसलिए पूरा बोल रहा हूँ कि वो हम बीच में हवा रहता है, क्योंकि एयर स्पेस रहता है, तो पूरा 1 कप 1 सर्विंग बोलते हैं। सब कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आधा कप 250 ml में करे तो वो एक सर्विंग के लिए हिसाब से, तो करीबन 400 से 500 ग्राम हम रिकमेंड करेंगे कि रोज लेना है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और नट्स एंड ऑयल्स में हाथ दिखाया था, उसको हाथ मुट्ठी बांध लो, अगर ये जो मुट्ठी में कितना आता है, फली कितना आता है, वो एक सर्विंग होता है रोज। जैसा नट्स, जैसे ग्राउंड नट्स, जैसे कैश्यू नट्स, जो भी आप हाथ में पकड़ेंगे वो एक मुट्ठी बांधो, वो एक सर्विंग होता है, वो फिस्टफुल नट्स, 1 फिस्टफुल ऑफ नट्स बोल देंगे। तो ये सिंपल टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो आप कितना खाना है आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो पानी कितना पीना है, पानी और ना सॉल्ट, तो सॉल्ट से हमको बीपी ज्यादा होता है, तो टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेने के। तो टेबल सॉल्ट तो घर में टेबल में सॉल्ट नहीं रखना है, क्योंकि 5 वही से सॉल्ट ज्यादा मिलता है, तो वो 5 ग्राम से सॉल्ट नहीं लेना है। जो भी आता है वो फूड से ही आता है, तो 5 ग्राम से इसका मतलब 1 टीस्पून, उतना ही। अगर उससे ज्यादा ले तो हमारा बीपी का आवश्यकता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब डायबिटीज और हाइपरटेंशन सब इसको हेल्दी जो बना रही है, इसको मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं। ये लेने से हमारा सेहत के लिए सबसे अच्छा है, और उम्र भी थोड़ा लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। और जो वो पानी बोलते हैं, वो गर्म पानी थोड़ा भी पानी लेने से अच्छा है। उनका रिकमेंडेशन है 30 ml पर kg बॉडी वेट है। इसका मतलब रोज अगर एक 60 kg का वजन आदमी है, उनका 30 ml का kg होगा 2 लीटर, करीबन 2 लीटर पानी लेना है। वो 8 से 10 ग्लास पानी अंदाजा आप आ सकती है। और पानी सबसे लिए अच्छा है, कितना पानी ले तो उतना हमारा मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन होगा बॉडी का, तो जरूर पानी लेना है, नहीं तो स्पेशली समर में हमको डिहाइड्रेशन होने की आवश्यकता है। मगर जैसे पानी जैसे स्वीट एंड शुगर्स वो अवॉइड करना है, जैसे फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स, जैसे माजा जब बोलते हैं वो उसमें ज्यादा 5 गुना ज्यादा शुगर ऐड करते हैं ना, वो हम थोड़ा अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी खाना बोले तो कितने मुताद में खाना है, कितने बार खाना है, वो सबसे जरूरत है। हम बोलते हैं कि 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स, 5 बार रोज खाने से आपको थोड़ा आपका शुगर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल आता है,
स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं उसके लिए। तो ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स से हमारा शुगर जो बॉडी में शुगर राइज नहीं होता है कि एक ही बार, और हमारा एक्टिविटी हम जो रोज काम करते हैं वो भी बढ़ती है। तो ये हम 5 स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं। जब भी स्नैक्स लेंगे, हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर ऑफिस गएंगे तो आपका घर में आप कुछ कैरेट का जो पीस टुकड़े करो, जो भी फ्रूट का पीस करके एक आपका टिफिन बॉक्स में स्नैक के टाइम में ले लो आप। तो स्नैक्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने से आपका सेहत अच्छा रहती है। और HFSS बोलते फैट, जो वसा है, जो ऑयल है, सॉल्ट है, वो शुगर है, वो तो जैसे चिप्स, आइसक्रीम्स, तो ये तो बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अभी तो नया 5210 फॉर्मूला भी आया है कि 0 HFSS फूड्स लेना है। डॉक्टर सुब्बाराव और विस्तार से बोलेंगे। नेक्स्ट, तो फिजिकल एक्टिविटी आपको मालूम, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो रोज हम रिकमेंड करेंगे कि 30 मिनट आप अडल्ट 30 मिनट करना है, बच्चे 60 मिनट्स करना है डेली। पर 5 ऐसे हफ्ते में 5 दिन जरूर करना है। तो 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी वीक, 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हर वीक हफ्ते में करना है, क्योंकि इससे हमको सेहत के लिए बहुत अच्छे है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो मॉडरेट, मगर आप जो आधा घंटे के बाद आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ना है, आपका हार्ट रेट महसूस होना, कि आपका दिल का धड़कन आपको महसूस होगा, वो आप ठीक तरह से फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। तो इसको ब्रिस्क वॉकिंग से आपको आधा घंटे के बाद, अगर जैसे फोन लेकर आप बाहर जा रहे, आप वॉकिंग कर ले, वो तो काउंट नहीं होगा। जब वॉकिंग जाएगा तो वो ब्रिस्क वॉकिंग रहेगा, इसका मतलब 2 फीट 1 यार्ड अपार्ट रहेगा। और चलने आधा घंटे के बाद आप बैठेंगे तो आपका दिल का धड़कन सुनाई देना है। तो वो हमको फिजिकल एक्टिविटी ऑफ बोलते हैं, कि मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। बच्चे के लिए वो 60 मिनट्स रहना है। तो योगा भी कर सकते हो, एरोबिक्स भी कर सकते हो, डांसिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको सूट। वॉकिंग ओल्ड एज में वॉकिंग इज द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। नेक्स्ट, तो आपका BMI जो है, ये फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस डाइट आपका इंडिकेटर है वो BMI। अगर आपका BMI 18.5 तो टू 25, तो 25 के अंदर रह रहे तो आपका ये हेल्दी BMI है। ये हेल्दी BMI अगर इसी में रहे तो आपका कुछ यू आर फिट, आपका फिटनेस, बस आपका हाइट ले लो, आपका वेट ले लो, वेट बाय हाइट स्क्वायर। आप कोई भी मोबाइल ऐप में वो आपका वेट और हाइट स्क्वायर BMI बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि कितना आपका BMI है। तो 18.5 टू 25 इसी बीच में अगर आपका BMI हो kg पर मीटर स्क्वायर, तो आपको हाइट मीटर में देना है। जैसे अगर 5 फीट बोलते 150 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.5 मीटर होगा। जैसे किलो 18.5 बाई 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो आपको आएगा BMI। ये सिंपल इंडिकेटर है। अगर आपका BMI इस रेंज में हो 18.5, 18 से 25 के अंदर हो ना, तो ये आपका हेल्दी BMI है। तो ये BMI अगर रहे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यू आर फिट। आप और कुछ ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है। और नेक्स्ट है आपका एक्सपोजर टू सनलाइट। तो विटामिन डी जो है वो सन से आती है, वो फूड से नहीं आती है। सनलाइट 12 बजे अगर 10 मिनट भी रहे तो थोड़ा आपको जलन लगना चाहिए, कि उससे आपको सनलाइट मिलती है, फिर आप अंदर आ सकते हो। तो बीच अगर वो नून पे बहुत गर्मी है तो थोड़ा सुबह भी जा सकते हो, बट 20 टू 30 मिनट्स हम रिकमेंड करेंगे कि आपको विटामिन डी अच्छी देर आएंगे, तो आपका बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो फिजिकल, सो नेक्स्ट होगा स्लीपिंग पैटर्न। फिटनेस, अगर अच्छा आप स्लीप 8 घंटे हम रात में अगर सोएंगे तो 7 से 8 घंटा सोएंगे तो आपका सर्केडियन रिदम, आपका जो पूरा बॉडी का फंक्शन वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर रात में सोना मुश्किल है, मालूम है कि CRPF जवान रात में नाइट ड्यूटीज रहते हैं, बट जितना वो अच्छा उसको फेज आउट करना है, जो भी आपका जो प्रोग्राम रहती है वो फेज आउट करने से आपको फिर आपका सर्केडियन रिदम वापस आती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बस मैं कंक्लूड करूंगा कि बहुत अंडर न्यूट्रिशन जो बोल रहे थे कि ओवर न्यूट्रिशन, दोनों भी आपका इन्फेक्शन के लिए डेंजर है और आपका हेल्थ के लिए भी डेंजर है। हम तो ये बैलेंस डाइट जो अभी मैं आपने पूरा बोला है, और फिजिकल एक्टिविटी, अगर ये दोनों अच्छे लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। और ज्यादा भी उनके डिटेल्स डॉक्टर सुब्बाराव आपको बोलेंगे। थैंक यू श्रीश्वान। और इधर से मैं जो श्रीश्वान ने कहा है उसको मैं और थोड़ा आसानी से समझने के लिए थोड़े पर्सपेक्टिव में डालूंगा, और थोड़े रिपीटेशन रहेगा, लेकिन जो 2-3 बार बोला जाएगा वो आपके जहन में ज्यादा बैठेगा, ये हमारा सोच है। इसीलिए 2-3 बार हम बोलेंगे। अगले 15 मिनट में जो हम आपको
जो श्रीश्वान ने कहा है उसको प्रैक्टिकली हमारे रोजमर्रा की खाने में हम कैसे ये सब इंक्लूड करना है वो देखेंगे। उन्होंने कहा है आपको पहले जो आप सारे खाने जो आप लेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई एक किस्म की खाना ऐसा नहीं है जिसमें सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे। ऐसा कोई आपको बोल रहा है तो आपको सिर्फ उल्लू बना रहा है। कोई किसी ने बोला है आपको एक गोली लेंगे तो सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे, तो वो सही नहीं है। किसी ने बोला एक किस्म का खाना आप लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो हम अलग-अलग किस्म के खाने जो खाते हैं उसमें से आपको अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसके हिसाब से खानों को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जो ऊर्जा प्रदान करने वाले, जो शक्ति देने वाले हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं जो आपको अनाज है, जो फैट्स या वसा या तेल ऐसे है, और जो चीनी वाले जो शुगर्स जो है, चीनी या गुड़ ऐसे चीजों में से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरे किस्म के खाने हैं आपके मांसपेशी जो बढ़ाते हैं, जो मसल बिल्डिंग में आपको काम आते हैं। आप बोल सकते हैं सर मेरे 18 साल से मेरा उम्र बहुत ज्यादा है, अब मेरे मांसपेशियों का से कैसे बढ़ेंगे? नो, देयर इज रीजनरेशन एंड डीजनरेशन ऑफ योर मसल ऑलवेज, एंड योर मसल नीड्स प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। प्रोटीन इसके लिए भी जरूरत है, आपके जो रोग निरोधक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन आपको काम आती है। और वो है दूसरे किस्म के खाने जिसमें ज्यादातर आपको दाल है, जैसे कि चना है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है, जैसे फिश, मीट, चिकन, और उसके साथ साथ दूध। इनमें आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा है। जो प्रोटीन आपको मिलता है कम से कम 60 to 90 ग्राम्स ऑफ पल्स एवरी डे इट इज रिक्वायर्ड। तो प्रोटीन जो मिलती है आपके मांसपेशी बढ़ाने में काम करती है। और तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट जो खाने हैं वो है आपको प्रोटेक्टिव फूड, जो रोग निरोधक शक्ति आप में बढ़ाती है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले फूड्स, जिसमें ज्यादातर सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां और फल। आप सब, जब मैं बोलता हूं आप सब सब्जी खाते हैं क्या, ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ। आपके जहन में ये आएगा कि आप आलू, आप सारा भारत ले लीजिए, आपको मिलेगा सब्जी का मतलब है आलू और प्याज और टमाटर। उससे ज्यादा कोई और सब्जी इतना खर्च नहीं होता है हमारे घरों में, आप देखेंगे। तो हम जब सब्जी बोलते हैं, हर किस्म की सब्जी जो आपके सीजन में आपके इलाके में मिलते हैं वही सब्जी आपको बहुत अच्छे है। आलू में स्टार्च के अलावा और कुछ नहीं है। तो सब्जी जब बोलते हैं आलू मत सोचिए, बाकी सब सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 3 किस्म के खाने, आपको सिर्फ ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, आपके शरीर मांसपेशियों भी ठीक रहना है। ये दोनों से नहीं चलेगा, आपके जो रोग निरोधक शक्ति वो भी बढ़ना है। तो ये तीनों किस्म के खाने अलग अलग किस्म के खाने से आपको मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो बॉडी बिल्डिंग आपने इसने श्रीश्वान ने कवर किया, तो मैं बहुत उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। पल्सेस, नॉन वेजिटेरियन, एग्स और अंडे और दूध से आपको ज्यादातर प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोटीन वाले जो खाने हैं इधर दिखाया गया है आपको, आप कितना लेना है प्रोटीन। आप अगर सिर्फ शक्ति ऊर्जा वाले लेंगे तो कम नहीं होगा, आई मीन आपको बस नहीं होगा। आप अगर ये सब मिलाएंगे तो आपको इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और इसके जो अच्छे गुण है वो आपको शरीर को मिल सकते हैं अलग अलग किस्म के खाने होने से। नेक्स्ट प्लीज। फैट्स, इस पे मैं थोड़ी 5 मिनट का टाइम लूंगा या 2 मिनट का टाइम लूंगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं मोटापा घटाने के लिए आपको पूरे के पूरा फैट को बंद ही करना है, तेल बंद ही करना है ना? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, और ये भी बहुत सारे लोगों के आइडियाज में है कि एक किस्म का तेल अच्छा है। शायद किसी ने बोला ऑलिव ऑयल ले लो, किसी ने बोला ये ऑयल ले लो, कुछ ऐसे आपको श्रीश्वर ने कहा कि आपको बहुत सारे किस्म के फैटी एसिड्स की जरूरी है, जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा और मूफा जिसको कहते हैं। पूफा में फिर 2 किस्म के हैं, N3 पूफा और N6 पूफा। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूं, लेकिन हर तेल में हर जो आपको शरीर के लिए अच्छा है वो सारे फैटी एसिड्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमें 2-3 किस्म के तेल कम से कम लेना है। तो आप ये बोलेंगे सर अगर 2 अलग अलग किस्म के, मानिए सरसों का तेल और राइस ब्रान ऑयल, या सरसों का तेल और फली ऑयल, या सरसों का तेल और कॉटन सीड ऑयल आप मिलाएंगे सर, खाना अच्छा नहीं बनता है, वो सेहत उसमें स्वाद नहीं रहता है। तो ये सही है, क्योंकि एक एक ऑयल का फ्लैश पॉइंट अलग है,
एक एक ऑयल का टेम्परेचर अलग टेम्परेचर पे वो फ्लैश पॉइंट आता है। तो हमको क्या करना है? तो आप मानिए आपके घर में 5 लोग हैं, 4 या 5, एक फैमिली का एवरेज 5 लोग हैं। तो आप कितने पैकेट लेते होंगे तेल? कम से कम 3 या 4 पैकेट, है ना? तो इन्होंने कहा कि हमको तेल कितना चाहिए? 30 ग्राम तेल, है ना, रोज में 27 to 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स ऐसा डिवाइड कीजिए कि 10-10 ग्राम आपको अलग अलग तेल से मिले। तो इसमें आपका बटर और घी भी है, कोई आपत्ति नहीं है। आप मानिए सब छोड़ के सिर्फ घी से बना रहे हैं, तो वो थोड़ा कंसर्निंग चीज है। और बटर ज्यादा खा रहे हैं, उस दिन आपको दूसरा तेल कोई नहीं मिला, तो आपको तेल और वसा आपको बाकी खानों में से मिलते हैं। जैसे कि अनाज में भी तेल है थोड़ा, और तेल निकलता ही आपको नट्स से है। तो आपको मुट्ठी भर नट्स जो बोले वो भी उसके साथ साथ ये, और आपको अलग अलग किस्म में थोड़ा बहुत तेल इधर उधर मिलता है, फैट मिलता है। लेकिन विजिबल फैट जो है वो भी 30 ग्राम, विजिबल और इनविजिबल मिला के 60 ग्राम के करीब करीब चाहिए, जिसमें इनविजिबल फैट हम जो तेल पकाने के लिए ऐड करते हैं वो रहते हैं, तो उसको जरूर लेना पड़ेगा आपको। तो ये तेल जब लेते हैं तो कॉम्बिनेशन, तो आप मानिए सरसों का, अब नॉर्थ में ज्यादा सरसों का तेल यूज होता है। सरसों का तेल में ज्यादातर एंत्री पुफा है जो हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन एंत्री पुफा बहुत ज्यादा लेना भी अच्छा नहीं है। सो एंत्री पुफा के साथ साथ आप दूसरी किस्म का तेल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल ऐड कीजिए, जैसे कि कॉटन सीड ऑयल ऐड कीजिए। साउथ में ज्यादातर लोग सनफ्लावर ऑयल और पल्ली का, मूंगफली का या तिल का ऑयल लेते हैं। सो तिल और मूंगफली का ऑयल, या तिल और हमारे आप ट्रेडिशनल खाने पकाने का जो अंदाज है, आप अगर देखेंगे, आप जो भी पार्ट से हो, नॉर्थ वेस्ट साउथ, अरे तेरे आप को एक, बोला तो था उस टाइम, मैंने कहा 11:30 बज गए थे ना, तो 12 बजने लगे। मैडम आपके माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक चालू है। ओके, नेक्स्ट। तो आप अलग अलग किस्म के खाने, अलग अलग, जैसे कि अचार बनते हैं, साउथ में अचार ज्यादातर तिल के तेल में बनता है ना? तो तिल का तेल हम ज्यादातर खाने में यूज नहीं करते, लेकिन अचार में जो तिल का तेल है उसमें राई भी है। राई और तिल का तेल से आपको फैटी एसिड का बैलेंस मिलता है। तो ऐसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में हमको बहुत ज्यादा है। तो आप बोलेंगे 2 तेल मिलाने से मुश्किल है, तो मुश्किल है तो ठीक है, एक काम कीजिए, आपके 4 पैकेट महीने में खर्च हो रहे हैं तेल के, चारों अलग अलग किस्म के तेल लाइए, और एक सुबह का खाना एक तेल में बनाइए, शाम का खाना दूसरे तेल में बनाइए। अगर ये भी नामुमकिन है तो आप ये कीजिए, आप अगर दाल के लिए तड़का एक तेल से डाल रहे हैं तो सब्जी और दूसरी तेल में बनाइए। ये भी ना हो सका तो एक पैकेट होने के बाद वो पैकेट निकाल के दूसरे किस्म का पैकेट ओपन कीजिए, 10 दिन वो या 5 दिन वो यूज कीजिए। अगर ये भी नहीं हो सका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है, तो कर सकते हैं, तो ये बन सकता है। तो आप विजिबल और इनविजिबल फैट्स आप इस तरफ के चार्ट में देखेंगे तो ये सारे पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दूध और अंडे, इन सब में भी फैट है, लेकिन वो फैट बस नहीं है। जो वजन कम करना चाहते हैं वो कम कीजिए, लेकिन फैट को पूरी पूरी बंद करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे थोड़े किस्म के विटामिन है, जैसे कि ए डी ई के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सिर्फ तेल में ही गलते हैं, पानी में नहीं गलते हैं। सो फैट सॉल्युबल विटामिन जिसको बोलते हैं, तो इनके लिए फैट जरूरी है। आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी थोड़े डिफरेंट किस्म के फैट्स जरूरी है, जैसे कि आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल्स, डीएचए एंड अदर्स, बट यू गेट अ कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन करेंगे ही तो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, या फैट्स हो गए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ये सब फैट्स के जो मैंने बोला उसी का एग्जाम्पल है। और आयरन रिच फूड्स, जो आयरन की कमी है, आयरन की कमी से आपको खून की कमी ज्यादा होती है। लेडीज में ही नहीं है, जेंट्स में भी खून की कमी है। इंडिया में करीब करीब 30% 40% जेंट्स में भी खून की कमी है। जितना है आपको हीमोग्लोबिन जितना रहना है खून में उतना नहीं रहेगा, लेकिन जेंट्स की जो खून की कमी है उनसे ही खत्म है। लेडीज की खून की कमी है जो उनके बच्चों में जाती है, बच्चों से फिर और एक जनरेशन में जाती है, और एक जनरेशन में जाती है। तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और लेडीज को आप मंथली साइकिल के हिसाब से और ज्यादा खून भी बह जाता है, तो आपको खून का कमी ज्यादा होने की प्रॉब्लम्स है। और जो किशोरी अवस्था में लड़कियां हैं, जैसे कि 10 to 19 ईयर्स, 10 साल से 19 ईयर्स,
उनमें भी बहुत ज्यादा खून की कमी है। आप अगर इंडिया में देखेंगे, कहीं भी आप आंख बंद कर सकते, बोल सकते हैं इधर कितने 6-7 महिला बैठे हैं, मैं बोल सकता हूं इनमें से 3 या 4 लोगों को खून की कमी है। किसी किसी को बहुत कमी है, सीवियर एनीमिया, किसी किसी को मॉडरेट है, किसी किसी को माइल्ड है, लेकिन एनीमिया है। तो एनीमिया अगर कम है, सिर्फ आयरन रिच फूड से नहीं मिलता है, और उसको बहुत सारे और इन्फेक्शंस होते हैं तो उससे भी होता है, और एब्जॉर्प्शन आयरन की कमी है तो उससे भी होता है। तो बहुत, तो ये नहीं होगा आयरन की गोली एक ले ली तो आपको आयरन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है लेकिन हर बार नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो जिसमें ज्यादा आपको आयरन, बैक 1 मिनट बैक जाइए, आयरन आपको होना है तो आपको सिर्फ अनाज से नहीं होगा, छोटे अनाज चाहिए आपको, ज्वार बाजरा, उसमें भी आयरन है, लेकिन उसमें मिलना आयरन बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबिलिटी बहुत कम है। जिसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, जो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड्स में आयरन है, डायरेक्ट आयरन, हीम आयरन मिलेगा आपको, डायरेक्ट बॉडी को एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियन, ये अनाज, छोटे अनाज जो हमने बोला है, वो सब, सॉरी मोटे अनाज, ना छोटे अनाज, मोटे अनाज, और मिलेट्स जिसको बोलते हैं, आज मिलेट्स का ईयर है, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो प्रधानमंत्री जी भी आपको मिलेट्स खाने के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ मिलेट्स से सब कुछ नहीं होगा, तो आपके खाने में थोड़ा मिलेट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो उससे आपको ये सारे जो सूक्ष्म पोषण जिसमें आयरन और कैल्शियम, वो भी मिलते हैं। ये आयरन की, अगर आयरन जिसमें ज्यादा है वो खाना खाएंगे तो बस से क्या नहीं, आयरन के साथ साथ आप खाएंगे, चाय और कॉफी पिएंगे, तो आयरन अब्जॉर्प्शन कम होगा। आयरन अब्जॉर्प्शन इनहिबिशन फैक्टर्स उनपे बहुत ज्यादा है। तो किससे आपको आयरन अब्जॉर्प्शन मिलेगा? उससे साथ साथ विटामिन सी मिलेगा। तो आप अगर किसी भी पार्ट से हो इंडिया से, आपके ट्रेडिशनल खाने में अगर परोसेंगे, चाहे पत्ते पे परोसेंगे या थाली में परोसेंगे, आपके खाने के साथ साथ नींबू भी रहेगा। आपके खाने के साथ साथ सीजनल फ्रूट, अगर मौसम्बी है तो मौसम्बी का जूस भी रहेगा। क्यों दे रहे हैं ऐसे लोग? आंवला भी रहेगा। क्यों है? क्योंकि उनमें विटामिन सी ज्यादा है। विटामिन सी आप जब मिलता है तो आयरन आपको एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, है ना? तो ये बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप विटामिन आयरन ही लेंगे, विटामिन सी नहीं लेंगे तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हम ये रिकमेंड करते हैं, खाने से पहले, खाने के साथ, बहुत ज्यादा लोग नाश्ते के साथ साथ चाय कॉफी, तो ये थोड़ा ठीक आदत नहीं है। आप अगर आपके नाश्ते में या खाने में अच्छे आयरन देने वाले जो खाद्य है तो आप ले रहे हैं, तो फिर भी आप चाय कॉफी उसके साथ लेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप 2 घंटे खाने से पहले या बाद कॉफी चाय का थोड़ा पाबंदी रखिए, तो आपको वो बहुत आपको मदद करेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आयोडीन। आयोडीन हम सब लोग मानते हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, हिमालयन बेल्ट में आयोडीन की कमी है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो सब लोग खाते हैं खाना, चाहे आप नॉर्थ से हो, वेस्ट से हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो, या आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है, आपके खाने में तो आप नमक मिलाना पड़ेगा आपको। तो वो नमक में आयोडीन मिला के यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट प्रोग्राम लाए सरकार। बहुत सालों से ये जारी है। जितना आयोडीन हमें चाहिए, पूरे जीवन में हमको 1 चम्मच भर आयोडीन चाहिए, बस उतना ही। लेकिन उसको हम हर रोज एक सुई की जो टिप होती है, उतना आयोडीन हमें जरूरी है एवरी डे। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच भर आयोडीन पूरे लाइफ के लिए चाहिए, मैं आयोडीन लाया 1 चम्मच में डाल दिया पी लिया, नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। हर रोज के खाने में आपको आयोडीन मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं पानी में मिलता है आयोडीन, कहीं कहीं दूसरे मेटल्स, हेवी मेटल्स है तो आयोडीन आपको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आयोडाइज नमक ही आपको लेना पड़ेगा। आप चाहे पाउडर वाला, हर दाना सामान, सफेद, फ्री फ्लो, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। आपका सॉल्ट अगर पाउडर सॉल्ट है या आपको क्रिस्टल सॉल्ट है, वो भी आप आयोडाइज मिलता है, वही आयोडीज सॉल्ट लेने के लिए कोशिश कीजिए। आयोडीन की कमी से आप अगर वहां देख रहे हैं तो पिक्चर में गॉइटर जो बोलते हैं, वो इधर गले के पास जो सूजने से वो होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। और जो आपको प्रेग्नेंट विमेन है, अगर उनमें आयोडीन की कमी है तो बच्चे मरे हुए पैदा हो सकते हैं, या जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें मेंटल एबिलिटीज बहुत कम रहेंगे, क्रिटिनिज्म जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है उनका व्हाट डू यू से, मेंटल एबिलिटी, मानसिक ग्रोथ, मानसिक जो उनका बढ़ा हुआ है, विकास जो है, वो बहुत कम हो जाएगा।
तो इसीलिए आयोडीन की बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और विटामिन ए जो ज्यादा है, विटामिन ए भी जरूरी है और आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। और जिन जिन लड़कियां और महिला अपने स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए विटामिन ए का बहुत जरूरी है। और जिनको रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना है, विटामिन ए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि राजा ने ऑलरेडी बोला है आपको कि आम है, ये आम का सीजन है, आम में बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड जो येलो कलर फ्रूट्स है वो आपको मिलेंगे। तो हम जब सर्वे करते हैं तो समर के बाद अगर सर्वे करते हैं तो सबका विटामिन ए लेवल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में नहीं रहता है। क्योंकि अब ये लोग पपीता जो बोलते हैं बहुत कम लोग खाते हैं, वो एक लाएंगे तो सब फैमिली को एक दिन में होता है, लेकिन वो उसको पुअर मैन्स फ्रूट मानते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं एक आपको 150 ग्राम फ्रूट लेना है, सब लोग साउथ में सोचते हैं एप्पल, एक एप्पल का है 30 रुपए, अगर 5 लोग खाना है 150, नहीं होगा मेरे साथ। तो अगर मानिए 150 ग्राम फ्रूट खाना है तो 5 एप्पल या 3 एप्पल या 2 एप्पल, एक एक पे मैं 60 रुपए या 90 रुपए खर्च करूं, ये मेरे से नहीं होने पाएगा। तो ऐसा मत सोचिए, आपके एरिया में जो ज्यादा फ्रूट मिलते हैं उसको आप लेना पड़ेगा। ऐसे ही विटामिन ए में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर 1 कप भर आपको, हरे पत्तेदार सब्जी हर सीजन में। थोड़े लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि बारिश की सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी है, उससे दस्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप उसको वॉश अगर सीधा करेंगे, अच्छा करेंगे, उसको थोड़ा बॉईल करेंगे तेल के साथ, तो ठीक है। जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल पकाते हैं उसमें जरूर एक आधा चम्मच तेल डालना आप एक हैबिट बनाइए, क्योंकि उसमें विटामिन है, विटामिन ए जो तेल में ही गलने वाली विटामिन है उसमें मिलती है। उसको ज्यादा मत धोइए और उसको पीसेस करके कभी मत धोइए, अलग अलग पत्ते करके उसको धो के, चाहिए होना है तो थोड़ा सॉल्ट वाटर में धो के उसको आप लिड, उसके ऊपर ढक्कन डाल के उसको आपको उबालना पड़ेगा, और पानी कभी भी डिस्कार्ड मत कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कैल्शियम सबको जरूरी है हड्डियों के लिए और दांत के लिए। ये मानिए 18 साल के अंदर जितना भी कैल्शियम हमारे हड्डियों में जाके बैठना है उतना 18 साल के अंदर ही होगा। उसके बाद आप जितना भी कैल्शियम लोगे, आपके हड्डी आपको बनाए रखने के लिए काम आएंगे, लेकिन उसको सुधारने में काम नहीं आएंगे। तो जितना भी आपको स्केलेटल मास बनाना है, वो सब बोन मास जो बनाना है, वो आपको डेफिनेटली बिफोर 20 इयर्स यू हैव टू मेक इट। तो बिफोर 20 इयर्स बच्चों के लिए दूध का बहुत जरूरी है। तो दूध में आपको ज्यादा कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, जो सनशाइन विटामिन बोलते हैं हम लोग, विटामिन डी, और खाने से बहुत कम मिलता है। विटामिन D3 थोड़े 2-3 खानों में मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ मस्ट इन योर डाइट। 150 ग्राम्स कम से कम फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको लेना ही लेना है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा माई प्लेट फॉर द डे है। आप मानिए अब पूछ सकते हैं मुझे, सर आप इतने सारे खाने के लिए बोले, एक दिन में कैसे खाएंगे? तो आप अगर एक दिन का खाना रॉ, जो आप पकाए नहीं है, जो रॉ फूड, रॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? कच्चा अगर कच्चा किस्म का खाना आप एक प्लेट में डालते हैं, एक कुछ ऐसा दिखना है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप जरूर पाइनएप्पल खाना है, जरूर भिंडी खाना है, नहीं, ये सिर्फ इंडिकेटिव है। फ्रूट जो आपके सीजन में आपके इलाके में मिलते हैं वो फ्रूट है। तो आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 200 एंड राइट साइड में 240 ग्राम्स ऑफ फ्रूट एंड आई मीन सीरियल्स, अनाज। आप टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियल की बात कर रहा हूँ। तो अनाज, उसमें आपको आप देखेंगे तो बहुत सारे साउथ में ज्यादा, साउथ या ईस्ट में 5 मिनट, या साउथ या ईस्ट में ज्यादातर लोग आपको क्या करते हैं, सिर्फ चावल ही चावल खाते हैं या रोटी ही रोटी खाते हैं। ये मोटे अनाज जो है 240 ग्राम्स में आधातर आपको मिलेगा, तो अच्छा है। मुट्ठी भर जो फलियां, जैसे कि तिल, जैसे कि नो नीड फॉर कैशू। आप अगर बोलेंगे कि सर काजू बहुत महंगी है, बादाम बहुत महंगा है, तो वो मत खाइए। मूंगफली अगर सस्ती है वो लाइए आपके खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दाल है, दाल जरूरी है 60 to 90 ग्राम्स दाल, और एक अंडा, अगर दाल के साथ साथ अंडा या दाल के अलावा अंडा भी खा सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा चिकन और फिश प्रेफर कीजिए, मीट थोड़ा कम प्रेफर कीजिए। मीट भी अच्छी है, लेकिन आप अगर वो 30 या 40 ग्राम की मात्रा में अगर रख सकते हैं तो वो भी अच्छी है। नेक्स्ट है तेल। मैं बोल चुका हूँ 30 ग्राम का तेल जरूरी है।
और दूध 300 ग्राम। दूध जो नहीं पीते दही पीजिए, दही नहीं पीते तो पनीर खाइए, पनीर नहीं हो सका तो लेकिन 300 ml का दूध आपको, दूध प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर रिकमेंडेशन आप इस तरफ का है, वही रिकमेंडेशन आप अगर चार्ट में डालेंगे, रूरल इंडिया में देखिए कैसे खा रहे, इस तरफ का आप सिर्फ अनाज ही अनाज खा रहे, उसमें भी चावल ही चावल है। जब सब्जियां बोलते हैं ज्यादातर आलू ही आलू है और प्याज ही प्याज है और टमाटर वमाटर बैंगन थोड़े कम है। लेकिन इस तरफ देखिए आपको कितना चावल, कितना सब्जियां खाना है, वो सब्जियां बहुत कम है। इस तरफ के आप सब्जियां देखेंगे तो उसमें आलू ही आलू भरा पड़ा है और फ्रूट सिर्फ केला या थोड़े अलग अलग किस्म के फ्रूट। इधर हम बोलते हैं जो भी सीजनल फ्रूट। आप अगर देखेंगे इस तरफ राइट वाले, वो जो कोलास है, चिप्स है, पेस्ट्रीज है, वो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में भी खा रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए में, 2 रुपए में आपको मिलेगा, तो आप बच्चों को पैसे देंगे तो वो जाके खरीदेंगे। वो बोलेगा दूध शक्ति वाला है, आटा शक्ति वाला है, जो उसमें कोई शक्ति मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, रूरल, नेक्स्ट प्रीवियस। अर्बन भी ऐसा ही है, अर्बन भी देखेंगे, रूरल भी देखेंगे तो ऐसा ही अनाज ही अनाज खा रहे हैं लोग और बाकी के सब ने। नेक्स्ट, अब प्रोसेस्ड फूड्स को आप नो बोलिए, जितना हो सके उतना आप फ्रूट और वेजिटेबल लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जो आप पूछ सकते हैं सर विटामिन ए की कमी है, आयरन की कमी है, तो एक एक गोली ले लें सबके लिए, मल्टीविटामिन टैबलेट ले लें। मल्टीविटामिन टैबलेट से आपको नहीं होगा, क्योंकि खाने अलग अलग किस्म के मिलाते हैं, उनमें ऐसे बहुत चीज है जो एक का मदद एक करता है। लेकिन आप विटामिन सी का टैबलेट लेंगे, सिर्फ विटामिन सी ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट से कुछ नहीं होगा। सप्लीमेंट आपको अगर लेना है, सिर्फ डॉक्टर बताएंगे आपको किसी की कमी है तो उसको लेना पड़ेगा बस। नेक्स्ट, 2 मिनट और मैं खत्म करूंगा। तो 5 चीजें जिसमें है, सिर्फ खाने से आपका सेहत नहीं बनता है, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे श्रीश्वान ने कहा है 35 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है आपका हाथ और पैर जैसे कि मार्च करते हैं आप लोग, उससे कम से कम आधा तर आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कोशिश कीजिए। उसमें आपके बहुत हड्डियां और आपके सारे मांस आपको हिलना चाहिए और 5 मिनट 30 मिनट के बाद आपको उसका महसूस होना चाहिए कि आपका दिल का धड़कन जो तेज हुआ है और पसीना हो रहा है, ऐसा महसूस होना है। और वॉकिंग में 10,000 स्टेप्स का बहुत सारा लोगों को फिक्सेशन है कि आपके मोबाइल में या वॉच में आप देखते हैं आज 10,000 हुआ या 1200 हुआ, 12,000 हुआ, उसका जरूरत नहीं है। 5,000 to 7,500 इज एडिक्वेट। 7,500 से ज्यादा भी जाएंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा हेल्थ के लिए नहीं हो रहा है। तो 5,000 to 7,500 स्टेप्स पर डे इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। और उसके साथ स्क्रीन टाइम बहुत कम। जब मैं सीरियल बोल रहा हूँ, आप टीवी सीरियल, खाना को भी आप टीवी सीरियल से टाइम करेंगे। अच्छा 8:30 हो रहा है, कहीं और एक सीरियल आ रहा है, तो आपका टाइम भी सीरियल से ही आप टाइम हिसाब करते हैं। तो मम्मी बोलती है खाना तैयार है, सीरियल लग गई है, आइए सब लोग बैठे और सीरियल देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो खाने पे कंसंट्रेशन नहीं है। अब मानिए फिल्म थिएटर जाएंगे आप, आजकल तो हमारे बचपन में तो सिर्फ पैकेट में पॉपकॉर्न मिलता, बकेट में पॉपकॉर्न मिलता है और बकेट में उसके साथ साथ ड्रिंक मिलता है, और चीनी वाला ड्रिंक पूरा सारा। आप जाएंगे फिल्म देखे, सारा लाइट बंद है, बाहर से दरवाजे बंद है, फिल्म चल रहा है शाहरुख खान की, ऋतिक रोशन की या किसी वरुण धवन की, जो भी आपके फेवरेट हीरो है हीरोइन है, चल रहा है फिल्म, वो लोग लड़ रहे हैं, आप इधर देख के बहुत एंजॉय कर रहे हैं या अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन आप बकेट में हाथ डुबोएंगे, 5 मिनट बाद ये सोचेंगे सारे पॉपकॉर्न क्या हुए, आपको पता ही नहीं, आप जितना खाए खाते ही जा रहे, खाते जा रहे, देखते जा रहे और खाते ही जा रहे, तो हाथ डुबाएंगे तो आपको पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा। तो इतना खाना आप अगर दूसरे काम करते अगर देख रहे, तो आपके बिना सोचे हुए आप खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई और काम नहीं करे, खाना सिर्फ 5 और 10 मिनट का काम है, उसके लिए अलग टाइम रखिए। वो भी अगर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ रखेंगे और भी अच्छा है, मोबाइल के साथ नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली स्क्रीन टाइम इज वेरी लेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5-2-1-0 जिसने बोला है, 5 टाइम्स ऑफ डिफरेंट मील्स, 3 बिग मील्स, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, और 2 स्नैक टाइम। 5 into 2 is 10, right? 2 hours of screen time, 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, इंक्लूडिंग मोबाइल एंड दिस। एंड 1 hour of physical activity, 0 of high fat, sugar and salt foods, जैसे कि ड्रिंक्स, जैसे कि बर्गर्स, जैसे कि पेस्ट्रीज, 0।
5210, 5 into 2 is 10, 5210 का आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे के किस्म के जो है साइकिलिंग, वॉकिंग, आपके घर में अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट मत यूज कीजिए, आप स्टेप्स लीजिए, ऐसे कीजिए। और बाकी तरह आप अगर डेस्क जॉब है तो वहां भी स्ट्रेच करने के लिए ट्राई कीजिए, उठ के 20 कदम चलने के लिए कोशिश कीजिए। 20-20-20, every 20 minutes get up for 20 minutes and walk to take 20 steps and see 20 meters away, so it is good for you. Next please. Don't need to get exotic vegetables. मैं बोला बहुत महंगे खाने, महंगे सब्जियां, महंगे फल लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके सीजन में मिलते हैं वो लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट प्लीज। आप अगर बाहर खाते हैं तो ये कीजिए, सैलड, आप अगर बाहर खाते हैं तो गरम खाना फर्स्ट पसंद कीजिए। सेकंड वाला, आप डीप फ्राइड के अलावा थोड़ा रोस्टेड, ब्लैंच्ड या कुक्ड वाला खाना प्रेफर कीजिए। सैलड्स प्रेफर कीजिए और स्वीट्स और आइसक्रीम्स कम प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये डाइट इज इंपॉर्टेंट, सनशाइन इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन, हाथ की सफाई और बॉडी की सफाई और घर के आसपास की सफाई बहुत अच्छी है, अब जरूरी है। एयर, फ्रेश एयर, तो पेड़ पौधे जरूरी है। थोड़ा पैदल जाइए सुबह के टाइम में जब पोल्यूशन कम है। तो रेस्ट का बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर, 2 to 3 liters of water every day is very important, and less screen time, mobile or television time very less. Next. Okay, don't worry about this. I'll not go forward. या प्लास्टिक राइस, ये बहुत आजकल आप देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में किसी को डाउट्स है तो मैं उसको सुलझाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। एप्पल पे वैक्स होता है, वो अच्छी है नहीं है, वो भी एप्पल वैक्स कोटिंग ऑफ एप्पल इज अलाउड, इट इज ओके। वो एडिबल वैक्स बोलते हैं उसको, खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको धो के खाना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। दूध में ऑक्सीटोसिन है क्या? जानवरों को ऑक्सीटोसिन दे रहे हार्मोन्स। और आपको न्यूज आइटम्स में भी देखे होंगे, छोटा सा लौकी होगा, उसको एक इंजेक्शन देते हैं, नेक्स्ट डे फ्रिज में डालते हैं और फ्रिज भी बंद नहीं होगा, इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन एनिमल का जो हार्मोन है सब्जियों में देंगे तो बड़ा नहीं होगा, वो सब गलत फहमी है, उससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट छोड़िए और छोड़िए या। सो ये 5 टिप्स प्लीज मान लीजिए। ईट इन द डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया। सबके घर में डाइनिंग रूम नहीं होगा, किसी का घर एक ही रूम का घर होगा, 2 रूम का घर होगा, लेकिन एक जगह रहेगा जहां आप रोज बैठ के खाना खाते, वही प्लेस में खाने के लिए ट्राई कीजिए। पुराने जमाने में हर एक आदमी का एक प्लेट रहता था घर में। मेरा प्लेट आज भी है, मेरा प्लेट है, मेरी वाइफ की प्लेट है, बच्चे का प्लेट अलग है। क्यों ऐसा प्लेट देते थे हमें? आप मानिए एक दिन होटल जाएंगे, आपका बड़ा प्लेट मिलेगा, थाली, आपको पता नहीं रहेगा कितना खा रहे हैं आप, शायद आपके प्लेट में आपको हिसाब रहेगा आप कितना खा रहे हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईट ओनली टू 70% और 80%। आप और खा सकते हैं, लेकिन 80% और 7% के बाद रोक दीजिए, बाकी सारा पानी लीजिए। सेकेंड, वाइल सीटेड, बुफे फंक्शन में ठीक है, घर में ठीक नहीं है। फंक्शन कहीं एक बार हो सकता है, लेकिन रोज आप घर में खड़ा होकर खाना खा रहे हैं तो ये नहीं है। तो सीटेड, ईट वाइल सीटेड इन अ सूटेबल प्लेट, आपके प्लेट में, while doing nothing else, no TV, no games। बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा के खाना मत खिलाइए, आप ज्यादा खिलाएंगे कम खिलाएंगे उसको पता नहीं रहेगा, जो भी खाएगा वो, ठीक है। एंड ईट ओनली व्हेन हंग्री। संसार में मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो भूख नहीं तो भी खाता है। आपके घर में कुत्ते हैं, बिल्ली है, देखिए, उसको खाना देंगे, उसको पेट भर गया तो वो नहीं आएगा खाने के पास, फिर जब खाना है तभी आएगा वो। लेकिन हम इंसान ऐसे लोग हैं, कोई मर गए खाना खाते हैं, किसी का सेलिब्रेट करना है खाना खाते हैं, प्रमोशन मिल गया खाना खाते हैं, मार्क्स मिल गए खाना खाते हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए खाना, अभी चाय हुआ कोई बात नहीं, दूसरी कप पी लेंगे हम, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईट ओनली व्हेन हंग्री ड्यूरिंग हैबिचुअल टाइम। ओके, रोज का एक रूटीन रहना है, उसी टाइम पे खाइए और अच्छा है। बस नेक्स्ट प्लीज। ये फूड सेफ्टी हैबिट्स है घर में, ये मैं स्लाइड छोड़ता हूँ, आप देख सकते हैं क्या क्या करना है। नेल्स कट कीजिए, हाथ अच्छा साबुन से धोइए खाने हैंडल करने से पहले, खाने के ऊपर ढक्कन लगा के खाना कीजिए, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक ही फ्रिज में एक ही जगह स्टोर नहीं करना है, कुक्ड अनकुक्ड एक ही जगह स्टोर नहीं करना है। अनकुक्ड फूड, कच्चा खाना अलग, और इसीलिए रैक्स दिए जाते हैं आपके फ्रिज में, तो अलग अलग रखना है। और
आपको गर्म, अगर पानी का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी, फिल्टर पानी जो भी है आप लीजिए। और आपके घर में कुत्ते हैं वो सब रह सकते हैं, वो हमसे बहुत साफ है, लेकिन उनके बाल वाल आपके खाने में आ सकते हैं, तो किचन एरिया से थोड़ा दूर रखिए उनको। किचन प्लेटफॉर्म को साबुन से या क्लीनर से क्लीन करते रहिए। और फल और सब्जी रनिंग वाटर में धो के उसके बाद ही उसको पील करना है, कट करना है। कट करके कभी भी पील करके उसका आपको धोने का जो प्रैक्टिस है वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, तो इसको रोकिए, ठीक है। ये थोड़े हमारे टिप्स है और बाकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, and thanks for this wonderful session. चूंकि अब यह क्वेश्चन आंसर का सेशन है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों, फैमिली मेंबर्स, बच्चों से कि वे हमारे आज के दोनों की नोटिस स्पीकर के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन पे आपके कोई भी सवाल हो तो कृपया पूछें। So any station connected with WebEx, kindly ask the question related to the presentation given by our keynote speakers. मुझे पूछना है क्वेश्चन। So the first question is from Regional Kawa Head Ruby Chaturvedi ma'am, CRPF Academy Kadarpur. नमस्कार, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे प्रॉपर किडनी फंक्शन के लिए, जैसे कोई 60 इयर्स का आदमी है, उसका 60% या 50% किडनी फिल्टर कर रहा है, तो नॉर्मल फंक्शन करे किडनी, इसके लिए कौन से फूड खाने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? ओके, या थैंक यू मैडम। तो अभी जो किडनी का फंक्शन आप जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट लिमिट द वाटर इनटेक, नंबर 1। तो वाटर इनटेक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल किडनी फंक्शन के, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ किडनी इज टू एक्सक्रीट द वाटर फ्रॉम द बॉडी विद द मेटाबोलाइट्स। तो अगर जितना वाटर पियेंगे तो उतना वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वाटर इनटेक लिमिट करना है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द किडनी। 60%। So depending on the function का एक रेंज है। मैं I think I can get back to you on that range little later. Most importantly, आप सोडियम इंटेक कम करना है, सॉल्ट इंटेक। जो सॉल्ट रहता है वो सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना है, बिकॉज सॉल्ट से वो रिटेंशन ज्यादा होगा और सॉल्ट विल इंक्रीज द चांस ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन। और इससे हम पोटेशियम इंटेक बढ़ना है, तो सॉल्ट कम करना है और पोटेशियम ज्यादा लेना है। तो पोटेशियम जैसे आपको पोटेशियम का रहती है कोकोनट वाटर से मिलती है पोटेशियम, जैसे बनाना से भी पोटेशियम मिलती है, बट उसमें काफी ज्यादा है। तो दैट वेरियस सिरप भी अवेलेबल रहते हैं जिसमें पोटेशियम मिलती है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि लो वाटर एंड लो सोडियम इंटेक एंड हाई पोटेशियम इंटेक for kidney patients. Protein also in control. Protein also in moderation. Protein rich foods also in control, madam, like dals and meat and egg and other things. You should take only how much is recommended, like 60 to 90 grams a day, not more than that. And most importantly, you should see kidney function compromise करने के लिए reason क्या है? Is it hypertension or is it diabetes? If it is diabetes, then I think sugar should also be under control and hypertension should also be under control. So when you take all these things, you have to moderate in terms of drinking water and moderate protein, moderate sodium. These things will be of lot of help, madam. Next question, if any. Is it okay? I mean, are you clear with this, madam? Any more questions? Okay, another question from any other station. एक क्वेश्चन सर गुड मॉर्निंग सर, वन क्वेश्चन पढ़ा सर। सर, हाउ मच शुगर वी कैन इनटेक इन अ डे? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो मुझे कवर करना था लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कवर किया। हमारे डाइटरी गाइडलाइंस में हम आप कह रहे हैं शुगर की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, आपको शुगर अलग अलग थिंग से मिलेगा। रिफाइंड शुगर, आप जब शुगर बोल रहे हैं तो चीनी है ना, तो ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि चीनी नहीं खा रहे तो हम उसके बदले में गुड़ खा रहे हैं। तो गुड़ भी है, चीनी भी है, उसमें है शुगर ही और कुछ नहीं है। तो आप अगर शुगर का लिमिट देखना चाहते हैं तो इन अ डे इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज। इसका मतलब है 2000 किलो कैलोरीज है तो आपको मैक्सिमम 50%, आई मीन 50 ग्राम्स शुगर से आपको 200 किलो कैलोरीज मिलेंगे। तो 50 ग्राम्स शुगर आपको शुगर, एडेड शुगर और फ्रूट्स में, सब्जियों में, जो फलों में जो शुगर है वो भी है,
तो इसके वजह से हम ये बोलते हैं कि 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फ्री शुगर लिमिट है, लेकिन वो रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि जरूरत आप 25 to 30 ग्राम शुगर लेना ही लेना है, नहीं है। और फ्रूट या फ्रूट जूस जो अच्छा है, ये भी बोलना, मैं टाइम नहीं मिला तो नहीं बोला। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि फ्रूट जूस ले रहे तो अच्छा है। फ्रूट जूस में आप अगर शुगर मिलाएंगे तो फ्रूट जूस अच्छा नहीं है। फ्रूट जूस आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें फाइबर चला गया, उसमें जो भी विटामिन वो भी निकल जा सकते हैं, और उसमें आप पानी ऐड करेंगे तो फ्रेश फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूस और नॉट एडेड शुगर इन इट। दूध में बच्चों को आप अगर बचपन से शुगर ऐड करके आप देते हैं तो उनको वो आदत पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बचपन से आप अगर दूध में चीनी ना मिलाए दूध पिलाए तो उनका आदत नहीं पड़ती। शुगर इज अ कल्टिवेटेड हैबिट, तो बिना शुगर के भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट 25 ग्राम्स अ डे, इसका मतलब करीब करीब 2 बड़े स्पून टेबल स्पून, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। या इसका मतलब अगर आप रोज 5 बार चाय ले रहे हैं और हर बार चीनी डाल रहे हैं तो वही आपको शुगर मिल जाएगा। तो द बेस्ट वे टू कंट्रोल शुगर इज टू रिड्यूस शुगर इन द टी। ये हमारा टिप। Honey is also comes under added sugar, so honey is better than sugar, but उसको भी थोड़ा कम से ही करना। Honey is little better in terms of other things that it has got in it. Refined sugar में आपको सिर्फ शुगर ही शुगर है, लेकिन they may have other things, but it is also like it is not a total replacement. ऐसा नहीं सोचो कि आप शुगर कम करने के लिए बोले, शुगर के बदले आप हनी ले रहे, उससे कोई एडवांटेज ज्यादा नहीं मिलेगा। Yes, please. Next. Next question. गुड आफ्टरनून डॉक्टर। नमस्कार मैडम। जैसे कि आपने बताया कि आफ्टर 99 के बाद में महिला में ज्यादा फैट हो गया है, उसका कारण क्या है? क्या हमें डाइट में कुछ चेंजिंग करना चाहिए? फैमिली भी वो डाइट खाती है, हम भी वो खाते हैं, फिर महिला को फैट क्यों सर? प्लीज। मैडम उनके अलग अलग रीजंस है। पहले है तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे महिलाएं, अब हम फिजिकल एक्टिविटी कम हो गए, जेंट्स में भी कम हो गई है। हम कार में ऑफिस जाते हैं, बाइक पे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके हर का यही सपना है, हर आदमी का यही सपना रहता है कि उसको व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, आराम से एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करनी है ना। तो इससे हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत घट गया है। विमेन ऑल्सो सेम वे, पहले वो सब फिजिकली करते थे, जैसे कि पीसना, चक्की पीसना, ये सब काम करते थे। आज सब कुछ मैकेनाइज्ड है, आपको पैकेट में तैयार खाना मिलता है। तो एक चीज ये है। दूसरी ये है कि हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं महिलाओं में कि थोड़े एज के बाद। तीसरी चीज ये है कि हमारे खाने में जनरली बहुत सारा परिवर्तन आया, क्योंकि हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से हमें चावल ज्यादा, अनाज ज्यादा मिलता है, बाकी चीज बहुत कम मिलते थे, और चीनी का खाना बहुत ज्यादा हो गया। आजकल हम बाहर जा रहे हैं, तेल का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सब होने के बाद फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो गई है, ये भी एक कारण हो सकती है। महिलाओं में मैं आपको महिलाओं का मैं दिखाया स्लाइड, जेंट्स में भी है और नहीं है करके नहीं है। जेंट्स भी बहुत, उनका वेस्ट हिप रेशियो जो बोलते हैं, उसका पेट के पास, टमी के पास जो टायर है, पहले स्कूटर, बाद में कार, उसके बाद में ट्रैक्टर टायर बनती है, तब सोचने लगते हैं लोग। तो ये सब लोगों के पास है, महिलाओं में है और लेडीज में भी। ये बहुत प्रॉब्लम की चीज ये है कि बच्चों में भी बढ़ रहा है। ये किसके वजह से बढ़ रहा है? फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम, बच्चे आजकल बाहर नहीं खेलते हैं और फैटी फूड्स खाते हैं। फैटी फूड्स का ये है कि वो फैट में जितना ज्यादा बनता है खाना, उसका टेस्ट उतना बहुत बढ़ता है। जितना तेल में तला खाना, उसका बहुत टेस्ट रहता है। आप सोचिए, भजियों का टेस्ट है, पकौड़े का टेस्ट आपको बाहर से ब्रेड सैंडविच में मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो टेस्ट के हिसाब से नहीं जाने, उसको मॉडरेशन में जाना है। तो बहुत सारी चीजें मैडम मोटापा बढ़ने के लिए। हाँ, मोटा का जो अभी बोल रहे थे कि सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। आप अगर सीधा खड़े होकर आपके बूट आपका देख सकते हो तो आप ठीक है। अगर आपको बूट्स, आपका फुट नहीं देखे तो आपका प्रॉब्लम है। तो सीधा खड़े होकर जस्ट सी आपका फुट, इसका मतलब आपका पेट बीच में नहीं आ रहे तो आप ठीक तरह से हो। हम ये टिप है। And there is also something called apples and pears size. So जो
आदमियों में जो मोटापा बढ़ता है ज्यादातर एप्पल जैसा, इधर मोटापा और पेट के पास मोटापा और नीचे सीधा। लेडीज में पैर तरफ ऊपर ठीक रहता है, लेकिन हिप और वेस्ट रेशियो में ज्यादातर उनका मोटापा बढ़ता है। दिस इज द वे द नेचर हैज मेड अस। सो देयर आर वेरी मेनी रीजंस मैडम। मैं आपको सिर्फ महिलाओं को दिखाया क्योंकि ज्यादातर महिलाएं हैं, इसीलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जीसी पुणे से बोल रहे सर। बोलिए सर। हाँ मेरा सर पहले बीपी था 180 118 और मैंने 21 केजी मैंने वेट रिड्यूस किया है। तो क्या मैंने अभी बीपी मेरा एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो क्या मैंने अभी बीपी का जो बोलते हैं टैबलेट खाना कोई जरूरी है क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, आप बीपी का टैबलेट जब शुरू करते हैं विदाउट मेडिकल एडवाइस यू शुड नेवर स्टॉप इट। ओके, आपका वेट कम होने से और टैबलेट्स के दोनों के आपको इफेक्ट से आपका बीपी नॉर्मल चल रही है अभी। तो आप अपने हिसाब से सोच के कभी भी बंद मत कीजिए, मेडिकल एडवाइस के ऊपर ही बंद कीजिए प्लीज। सही। और उसको स्लोली टेपर डाउन करना है, कभी भी बंद नहीं करना है, वो भी मेडिकल एडवाइस में करना है सर। सर क्योंकि कंटिन्यू 4 महीना हो गया, मैं चेक भी कर रहा हूँ, बीपी एकदम सही चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें दोनों चीज है, आपके वेट की घटने से भी है और मेडिसिन से भी है आपका इफेक्ट। तो आप डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको टेपर डाउन करके डोसेज कम करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे थोड़े दिन, और उससे भी आपको मेंटेन हो रहा है तो और कम करेंगे, देखेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, तो आपको मेडिकल एडवाइस से जाना पड़ेगा। हाँ, वजन एक कारण है बीपी बढ़ने की, और दूसरे भी कारण हो सकती है, तो वो कारण भी देखना पड़ेगा। तो अगर वजन कम करने से भी थोड़े लोग को पतले भी रहते हैं और उनको बीपी भी ज्यादा रहते हैं, तो जैसे किडनी का काम नहीं कर रहे, तो हर चीज रहती है, तो डॉक्टर को दिखाना है, फिर ही स्टॉप करना है आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, जीसी अगरतला से। यस मैडम, गुड मॉर्निंग। सर आजकल वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? इज इट सेफ कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सही है? हाँ देखिए, जैसे नहीं, इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर देखें तो हम तो नहीं, इंडियन का हैबिट है कि हर रोज हम कुछ फास्टिंग का आदत है हमारा, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के वेस्टर्न टर्म है। तो ये जो है, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग काम करती है कि नहीं करती, वो करती है, मगर छोटे दिन तक करती है। ज्यादा अगर वो कंटिन्यूसली यूज करना है वो फॉर्मेट, हर रोज आपका विल बढ़ा, अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका विल बढ़ा है, you're consciously not eating, तो आपका एफर्ट्स हो जाएगा। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग 6 महीने किए, फिर रोक दिए, फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबका वेट लॉस प्रोग्राम यही प्रॉब्लम है कि वो आपको मेन थिंग, आपको विल पावर बढ़ना है और आपका बैलेंस डाइट लेना है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ले रहे हो तो बैलेंस डाइट जरूर लेना है, और वेट लॉस हर महीने 5% ऑफ वेट से ज्यादा कम नहीं करने के, वो बहुत डेंजर है। तो अगर आपका वेट 60 kg 100 kg हो गई, तो इसका मतलब 50 kg हो गई आपका वेट, तो इसका मतलब नॉट मोर देन 2.5 kgs इन अ मंथ। इसका मतलब हर हफ्ते 1 वीक ओनली हाफ kg वेट रिड्यूस करने। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रिड्यूसिंग द वेट। जितना स्लोली आप रिड्यूस करेंगे उतना लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर हर एक महीने कुछ नहीं खाए और पूरा वजन कम किए, ऑटोमेटिकली वो रिसर्जेंट हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा, फिर आपका वेट बढ़ेगा। तो ये सब इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, नहीं तो ग्लूकोज डाइट, कार्बोहाइड्रेट लो, कीटो डाइट हो, डाइट्स का यही प्रॉब्लम है कि ये बैलेंस डाइट तो इसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस अभी एविडेंस नहीं है पहली, और जो भी है वो शॉर्ट टर्म है, फिर रिबाउंड का ज्यादा सक्सेस है। तो वो प्रॉब्लम। So usually you have to have a dietary habit which is sustainable and long term. आपको वेट लॉस गोल के हिसाब से आप अगर डाइट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से रेगुलर डाइट पे आ जाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो वेट लॉस डाइट्स आर ओनली फैट डाइट्स, दे आर गोल ओरिएंटेड, दे कैन नॉट बी योर डेली डाइट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस डाइट, ये है आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाला। तो इसके हिसाब से आपको सोचना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के कम एविडेंस है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे एविडेंस है साइंटिफिकली। और इंटरमीडिएट फास्टिंग इन डे भी कर सकते हैं आप, रात में 9 आवर्स और 10 आवर्स ऑफ गैप के बाद फास्टिंग के बाद खा सकते हैं, या इंटरमीडिएट फास्टिंग कैन बी ऑन डेज। लाइक हमारे कल्चर में है, एकादशी व्रत रखते हैं, सैटरडे के दिन नहीं खाते हैं, थर्सडे के दिन नहीं खाते हैं, एक भगवान के लिए एक दिन, दूसरे भगवान के लिए दूसरे दिन। ये आप अगर करेंगे तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कर रहे हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फास्टिंग जब करते हैं, आप रोटी खाएंगे या साउथ में हम चावल खाएंगे, उस दिन हम चावल नहीं खाएंगे, चावल के अलावा और कुछ खाएंगे, लेकिन इतना ही खाएंगे, वो फास्टिंग नहीं हुआ। तो आज चावल नहीं खाएंगे तो 5 डोसा खाएंगे, 6 डोसा खाएंगे, तो उससे क्या हुआ? तो फास्टिंग जब करते हैं तो बिल्कुल फास्टिंग है उसका, और कोई और आइटम नहीं ले रहे आप। तो शायद थोड़ा फ्रूट और कुछ लेंगे तो उससे आप फास्टिंग करेंगे। तो फास्टिंग करेंगे, रोज खाने वाला खाना बंद करके उसके बदले में जो खाएंगे वो फास्टिंग नहीं होगा, तो वो मत कीजिए। नमस्कार सर। यस सर 12 इयर्स की बच्ची को अगर थायराइड डायग्नोस्ड होता है तो क्या करें? मेडिसिन जरूरी है? सो बिकॉज थायराइड डेफिशिएंसी है तो हाँ 12 इयर्स बच्चे, हाँ तो अगर डेफिशिएंसी है तो पहले से शुरू करना है कि थायराइड ग्रोइंग बच्चे में थायराइड डेफिशिएंसी कैन लीड टू, जैसे बोल रहे थे ना, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, तो इसका डेवलपमेंट भी रोक जाएगा। तो हर इमीडिएटली स्टार्ट थायराइड सप्लीमेंटेशन, और थोड़ा गाइट्रोजन्स जैसे अभी कैबेज, जो थोड़ा फूड्स में थोड़ा थायराइड के इनहिबिटर्स रहते हैं वो कम करना है, आपको आपका डॉक्टर बताएंगे। तो आप थायराइड के टैबलेट ले रहे हैं तो थायराइड इनहिबिटर्स जो है गाइट्रोजन्स बोलते हैं, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर और रेडिश, मूली, इनमें आपको थायराइड हिंडर करने वाले चीज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इनको आप थोड़ा कम कीजिए आपके खाने में, along with thyroid supplementation. थैंक यू सर। समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए बहुत ज्यादा सवाल अब हम नहीं ले सकते हैं। बाकी सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को ओवर होने के बाद भी हम इस पूरे प्रोग्राम को along with the presentation हम इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ताकि आप बाद में भी चाहे तो इसको आप देख सकते हैं। और अभी भी जिनके सवाल बाकी रह गए हों, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप चाहे तो अपने सवाल कावा की मेल आईडी crpfwwa@gmail.com पे भी आप भेज सकते हैं, ताकि वो लिए गए सवाल पे बाद में भी हम अपने स्पीकर से जवाब लेके आपको इसका रिप्लाई दे सकते हैं। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, रीजनल कावा हेड सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर से, कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य व्याख्याता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपना मंतव्य हमें सभी से साझा करें। ओवर टू श्रीमती रूबी चतुर्वेदी। नमस्कार। कावा की सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी आरकावा हेड्स, डॉक्टर सुब्बाराव एम गौरव रापू तथा डॉक्टर राजा श्रीस्वान एम, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, कावा परिवार के सदस्यगण, अधिकारीगण तथा प्यारे जवानों और उनके परिवारजन, मुझे यह अवगत कराते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कावा के वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई एनुअल गतिविधियों के कैलेंडर के छठे टॉपिक हेल्थ एंड फिटनेस पर वेबिनार के माध्यम से लेक्चर सीरीज का सफल आयोजन किया गया। आज के लेक्चर सीरीज के विषय पर रीजनल कावा द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया, जो वास्तव में सराहनीय है। और मैं आशा करती हूं कि भविष्य में भी आप अपने स्तर पर अनेक हितकारी प्रोग्राम्स को इसी जोश के साथ आयोजित करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में हेल्थ एंड फिटनेस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुब्बाराव एम गौरव रापू तथा डॉक्टर राजा श्रीस्वान एम को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके व्याख्यान से आप सभी अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की ओर अधिक अच्छे से ध्यान दे सकें। आज के व्याख्यान से हमारे सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ उनके परिवार तथा आसपास के लोग भी लाभान्वित होंगे। मैं आज के कार्यक्रम के मेंटोर तथा कोऑर्डिनेटर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके प्रयास से ऐसा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम संपन्न हो सका। मुझे विश्वास है कि यह संस्था भविष्य में भी जवानों के परिवारों को सशक्त व आत्मनिर्भर एवं जागरूक
Okay. आगे सर, आगे सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता विश्वनाथ, पत्नी श्री टी विश्वनाथ, कमांडेंट सदर्न सेक्टर हेडक्वार्टर से, कि वे दोनों मुख्य व्याख्याता को प्रेसिडेंट कावा की तरफ से कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ओवर टू ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी। ओके सर, ओके सर। Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Yuvraj. Thank you. साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा डीआईजी ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी श्री AK मीन से कि वो सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ से आज के दोनों मुख्य व्याख्याता को पौधे देकर उन्हें सम्मानित करें। Thank you. Thank you. Oh. Right. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। और हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर सुब्बाराव M गवरवरापु तथा डॉक्टर राजश्री स्वान M द्वारा हेल्थ एंड फिटनेस विषय पर दी गई जानकारी अवश्य हम सभी के लिए लाभप्रद साबित होगी। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान की तथा अपने अनुभव हमसे साझा किए। इनके लिए इनका बहुत ही आभार। आशा ही नहीं अपितु पूरी उम्मीद है इनसे कि हम सभी इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझावों से लाभान्वित हुए होंगे तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का अधिक से अधिक सावधानी पूर्वक हम ख्याल रख सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं आज के कार्यक्रम के दोनों मुख्य व्याख्याता, इस प्रोग्राम की रीजनल कावा हेड सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती गीता विश्वनाथ, डीआईजी ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी श्री AK मिंच, IT ब्रांच, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जोनल हेड्स, सभी CEC मेंबर्स कावा एवं वेबिनार तथा सीआरपीएफ यूट्यूब एवं फेसबुक लिंक से जुड़े सभी रीजनल कावा हेड्स, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इनका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।